Yeah, so everyone, can you hear me? Yes, sir. Yeah. So good evening everyone, कैसे हो? मार्केट में मजा आ रहा है? कैसा चल रहा है अब सब? शारदा लिया आज, शारदा लिया है, नाइस नाइस। बाकी अपॉर्चुनिटी सही से मिल रही है ना? सर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। जो भी कोई डेप्थ है, डेप्थ आप जो मेजर कर रहे हैं वो विक से ले रहे हैं, जहां पे हाई लो विक बनी सबसे, या जहां पे कैंडल नीचे क्लोज हो रही है? विक 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 विक, जो भी लोएस्ट पॉइंट गया वहां तक है। ओके। अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, लेकिन जब प्रॉफिट आएगा तब मजा आएगा। प्रॉफिट भी आएगा बिल्कुल, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, बिल्कुल आएगा। रमाकांत जी कह रहे हैं टू बी ट्रू माय स्टॉक्स आर इन ग्रीन इन सच शॉर्ट टाइम, अदरवाइज हैड टू वेट फॉर लॉन्ग मंथ्स एंड इयर्स। नाइस नाइस, आएंगे सारे प्रॉफिट, सिर्फ सारे स्टॉक्स हरियाली में नहीं, बहुत सारे प्रॉफिट में भी आएंगे। बर्जर पिंड ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था सर, उसके बाद ही बड़ा अच्छा मूवमेंट उसने किया भी है। अच्छा अच्छा, नाइस नाइस। ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स ने websites or managed websites or anything like that or create. या ठीक है। सो अभी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज कर सकते हो, देन मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। एक दो क्वेश्चंस ले लेता हूं मैं, मीनवाइल बाकी लोग भी ज्वाइन हो जाएंगे, अभी सिर्फ 50 हुए हैं, देन विल स्टार्ट। हाँ रोहित जी पूछिए। हाँ सर, मुझे पूछना था, जैसे कभी कोई कंपनी अपने शेयर बायबैक करती है, तो उसमें बायबैक में क्या रहता है? मतलब वो अपने शेयर अपने शेयर होल्डर से खरीदना चाहती है, तो हमें बेचने चाहिए या नहीं बेचने चाहिए? वो कम प्राइस पे लेती है या जो हम प्राइस बिड करें उस पे लेगी? मतलब क्या सिस्टम रहता है वो बायबैक कंपनी करने का? डिसाइड करती है। जैसे टीसीएस कई बार बायबैक करती है, अगर शेयर मार्केट में शेयर है 3500 रुपए का, तो वो बायबैक 3700 3800 इस प्राइस पे लगाती है, थोड़ा सा ऊपर बाय करती है। ओके, तो हम जनरली उसको ऊपर बेच भी सकते हैं? हाँ बेच सकते हैं। देखो हमें अपनी अच्छा। स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग टारगेट के बेसिस पे बेचना है। अब वो चाहे हमसे कंपनी खरीदे चाहे दूसरा कोई बंदा, वी डोंट केयर। और सर, जब कभी कोई कंपनी अपना डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो उस टाइम पे उसका प्राइस फॉल क्यों होता है? प्राइस ये फॉल होगा ना, मोस्टली मैंने वरना लोग ऑब्जर्व किया है। डिविडेंड हार्वेस्टिंग करने लग जाएंगे। एक इस तरीके से सोचो, देखो कंपनी का प्राइस एक कंपनी की वैल्यूएशन है। गाइस बाकी लोग म्यूट हो जाओ यार प्लीज, एक सेकंड। बाकियों को कहां से म्यूट करना है? म्यूट। So now we have set the permission. More unmute themselves, set to false. Okay. हाँ रोहित जी, हाँ मैं बता रहा था आपको। अब एक इसको आप इस तरीके से समझो, एक कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो उसकी वैल्यूएशन है, उसकी वैल्यूएशन दर्शा रहा है। जैसे रिलायंस का शेयर प्राइस अगर अभी 2600 है तो 17 लाख करोड़ उसकी वैल्यूएशन है। अब ऐसे समझो कि आपकी कोई दुकान है, दुकान आपको साल का 10 लाख रुपए कमा के दे रही है और दुकान की कीमत है 1 करोड़। जैसे ही आप 10 लाख रुपए एज ए डिविडेंड बांटोगे किसी को, मतलब वो बंदा ऐसा नहीं, वो बंदा आपको अपनी दुकान किसी को बेचनी है, ठीक है। एक सेकंड में थोड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, आपको सही से समझ आए। कि जैसे मैं एक शेयर होल्डर हूं, मैं आपकी दुकान खरीदना चाहता हूं, या मैं नहीं, मेरे पास एक दुकान है, मेरे को वो दुकान किसी और को भी बेचनी है, जो दुकान मेरे को इनकम भी दे रही है। हमारे इनकम इज डिविडेंड। तो अगर डिविडेंड आने पे प्राइस नहीं गिरेगा तो ये ऐसी हो जाएगी सिचुएशन। जस्ट अ सेकेंड। Just a second, guys. I'll join in 5-10 minutes. Just give me 10 minutes, okay? थोड़ी सी इमरजेंसी सिचुएशन है ये।
Ashwini sir, recordings are provided in the class, matlab group by Mansi. She posted day before yesterday's recording in the group. Can you please check it out? Okay, Shripat sir, what you do is please send your mail ID in the group. So we can see if those are the YouTube links, we can provide you on the Gmail. But at the end of the bootcamp, there will be a compiled document. It will be a Google document in which you will have, okay, okay, sir, in which you will have access to all of the recordings, so that you don't have to scroll down the WhatsApp group again and again to find a recording. So you will get a compilation of all the recordings and PPTs, whatever is discussed in this class, to make it easy for you. Okay, Ashwani sir, I will talk to your facilitator, who is Kana, I think, regarding the recording of 15th August. And as since Hemant sir has left the class for just 5 to 10 minutes, he will be joining again, and you can ask your doubt again. So till then sir is coming, like more people have joined in the class. So I was to announce again regarding the Super Alpha conference. So there will be 6 teachers who will be giving additional knowledge, like Hemant sir is teaching you swing trading. So there will be intraday trading classes, crypto classes by Mr. Munish sir, and Vikram sir. He teaches about algo trading. Madhu ma'am and Jasmine ma'am, they specially teaches about stock trading for intraday and positional trading. So it will be beneficial for you all to attend this workshop that will be on next Saturday, not this Saturday, but next Saturday. So it will be starting from 11th a.m. but you will, and it will be continuing for whole day, but you will be getting adequate breaks. So I will be sharing a journal outline today in the group, but whenever the proper agenda is planned, that which class is happen on which timing, we will be assigning timings to teachers, it will be shared immediately in the group as well. So it is conducted on 27th of August. So anyone who wants to learn some extra about algo crypto, please make your schedule free on 27th of August and grab this opportunity. It is free of cost, and it's a full workshop of all the trading techniques combined. So you can get extra rather than only swing trading techniques. Anupam Ghoshal sir, today's class was started already, but I think there's an issue with sir. So he left just for 5 to 10 minutes. He announced that he will be coming. Okay. Sandeep sir, all of these doubts will be considered, but till now we don't have any information that you will be provided recordings of it or not. But as soon as this is just an initial phase that we are planning this workshop on next of Saturday. So whenever all the things are properly arranged
So we'll let you know about all the technicalities and things. या गाइस आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कुछ अर्जेंट सिचुएशन आ गई थी। हाँ, तो मैं डिविडेंड का एक्सप्लेन कर रहा था। सी होता क्या है कि अगर डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद प्राइस नहीं गिरेगा ना, तो ऐसा होगा कि कोई बंदा 100 रुपए का शेयर खरीदेगा, अगले दिन उसके अकाउंट में डिविडेंड भी आ गया 5 रुपए का, और वो उसी प्राइस पे 101 रुपए या 100 रुपए पे ही स्टॉक को वापस बेच देगा। तो एक तरीके से इसे हम बोलते हैं डिविडेंड हार्वेस्टिंग हो गई। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए जैसे ही बेसिकली कंपनी 5 रुपीज का डिविडेंड अनाउंस करती है, या जिस दिन डिविडेंड आता है, बेसिकली डेट होती है ये एक्स डिविडेंड डेट, कि उस दिन से पहले स्टॉक अगर आपके पास है तो आपको डिविडेंड मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो उस दिन के बाद स्टॉक का प्राइस ऑटोमेटिकली डिविडेंड के अमाउंट से नीचे आ जाता है, ताकि लोग ये चीज ना कर पाए। ठीक है, या प्रदीप जी, यू कैन आस्क। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट पे हैं अभी। जब से क्लास चालू की है, आवाज आ रही? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। जब से क्लास चालू किया है तब से कुछ शेयर लिया मैंने, और ये 3-4 दिन में कुछ शेयर जो अपने 45 गुड में जो है, वो 3-4 दिन में मेरे 5-6% भाग गए। तो मुझे क्यों वेट करने का? 3-4 दिन में मेरे को अगर 4 और 5-6% मिलता है तो फिर भी टारगेट के लिए वेट करने का? देखो, ये तो लक की बात है कि किस्मत से 3-4 दिन में आपको 5-6% मिला है, क्योंकि मार्केट ही पूरी ऊपर गई है। तो मतलब देखो, वो आप उन शेयर्स को बेच के कहाँ एंट्री करोगे? अपॉर्चुनिटी उन्हीं में तो है। जबरदस्ती कोई और अपॉर्चुनिटी ढूंढने का तो सेंस बनता नहीं है। जबरदस्ती बहुत कम प्रॉफिट बुकिंग करने का भी कोई सेंस नहीं बनता, आपकी ब्रोकरेज ज्यादा पाइलअप हो जाएगी। तो हमें अपने टारगेट पे बेचना चाहिए। ऐसा होगा कई बार कि बहुत जल्दी प्रॉफिट आएगा, लेकिन इमेजिन करो आपने 3-4 दिन में 5-6% प्रॉफिट पे बुकिंग कर दी, और पता लगा कि एक महीने में 20-30% गेन आ गया उनमें, फिर कितना बुरा लगेगा आपको? तो ये होता है, ये मार्केट का पार्ट है। कई बार आपको 3 महीने 1 रुपए का भी गेन नहीं आएगा, कई बार 3-4 दिन में अच्छा खासा गेन आ जाएगा। हमें अपने टारगेट पे एकदम स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। ओके। हाँ, हर चीज जी आप पूछिए। सर, जैसे आईपीओ आते हैं, हमें इन्हें कैसे जज करें कि कौन सा लगाना है, कौन सा नहीं लगाना? देखो आईपीओ को लेके बस एक ही स्टेटमेंट बोलूंगा मैं, कि आईपीओ अगर बेकार होगा तो गले पड़ जाएगा, और अच्छा होगा तो एक भी अलॉटमेंट नहीं मिलेगी। तो आईपीओ से दूर ही रहो, कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आईपीओ में लिस्टिंग क्या होगी क्या नहीं होगी उसके बारे में सोच के टाइम, मतलब उसकी एनालिसिस में थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट करना टाइम की वेस्टेज है। तो मैं आईपीओ में अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी इतनी सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं कि मेरे को आईपीओ के लिस्टिंग गेन के चक्कर में नहीं पड़ना है। आईपीओ का लिस्टिंग गेन इज जस्ट लाइक गैम्बल यार। जोमेटो में आ गया, पेटीएम में नहीं भी आया, तो पूरा गैम्बल है वो। मैं आईपीओ से एकदम दूर रहता हूँ। एक सर, यदि मुझे 10 लाख रुपए का एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना हो तो मैं कैसे करूं? सपोज कैसे बनाऊं पोर्टफोलियो को? सपोज आज ही करना है मुझे या कल करना है इन्वेस्ट, तो कैसे करूं? करना है तो आप हेमंत सुपर 45 को स्कैन करो। मूविंग एवरेज, नॉक्सविल, कपवेज 100 पैटर्न के बेसिस पे जितने भी अपॉर्चुनिटीज है उन्हें आइडेंटिफाई करो। क्योंकि वो लार्ज कैप है तो आप 5% इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर 20 स्टॉक मिल गए तो आपका बन गया पोर्टफोलियो। अगर 20 स्टॉक नहीं मिले, 10 मिले, तो 50% पोर्टफोलियो आपका लग गया हेमंत सुपर 45 में। फिर जाओ हेमंत गुड 45 में। फिर गुड 45 की कौन सी बताइए मैंने आपको स्ट्रेटेजी? कप विद हैंडल एंड रिवर्स हेड एंड शोल्डर। उनके बेसिस पे आप ढूंढने की कोशिश करो गुड 45 में कितनी अपॉर्चुनिटी है। अगर 10 अपॉर्चुनिटी वहां भी मिल गई आपको, तो आपका बाकी बचे हुआ पैसे का मतलब बेसिकली 50% लार्ज कैप में गया, 30% आपका मिड कैप स्मॉल कैप में चले जाएगा। उसके बाद भी जो अपॉर्चुनिटी है उसके बाद भी हेमंत सुपर 20 के बेसिस पे ढूंढते रहो 20% की रैली का फंडा। और अगर 20% रैली के फंडे पे नहीं जाना है तो पैसा कैश में रखो, थोड़ी बहुत और अपॉर्चुनिटी आएंगी। मतलब 10-20% पैसा कैश में रखना कोई बुराई नहीं है, लेकिन मतलब हमेशा मेरा पैसा हमेशा पूरा ब्लॉक्ड रहता है। मैं बल्कि एक्स्ट्रा इन्वेस्टेड रहता हूँ, क्योंकि मैं एफएनओ करता हूँ। तो मेरे पास अगर मान लो 40 लाख रुपए हैं तो मेरे पास 50-60 लाख का एक्सपोजर होता है हमेशा इक्विटी का। एक सर, आपने बॉलिंगर बैंड में स्ट्रेटेजी बताते हुए बोला था कि मैं इसे इम्पोर्टेंस नहीं देता, तो ऐसा क्यों सर कि आप उसे नहीं देते इम्पोर्टेंस?
यार वो देखो ऐसी बात नहीं है कि मैं उसे इंपॉर्टेंस नहीं देता, मैं सिर्फ बोलिंजर बैंड के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेता। अगर मेरे पास 20 अपॉर्चुनिटी हैं और 20 में से 8 में बोलिंजर बैंड नीचे की तरफ टकरा रहा है और 7 में मान लो ऊपर की तरफ टकरा रहा है और बाकियों में बीच में कहीं है, तो जिनमें बोलिंजर बैंड पे नीचे की तरफ टकरा रहा है ना, मैं उसमें शायद थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करूंगा। इतना भाव देता हूं मैं बस बोलिंजर बैंड को कि नीचे टकरा रहा है तो वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट भी हाथ में आ सकता है, लेकिन सिर्फ बोलिंजर बैंड के बेसिस पे मैं डिसीजन नहीं लेता। सर यदि कोई हमारे पास शेयर है और वो बॉलिंगर बैंड में ऊपर टकरा रहा है तो हमें बेचने की तरफ मतलब उसे उसे कंसीडर करना चाहिए, या नीचे टकरा रहा है तो उसे बाई बाई की तरफ में कौन सा एरिया आपने इंपॉर्टेंट किस है? स्ट्रेटेजी के साथ खरीदा है? मैंने हमेशा बोले कि बोलिंजर बैंड को किसी और स्ट्रेटेजी के साथ कंबाइन करो। कप विद हैंडल है, नीचे टकरा रहा है खरीद लो, ऊपर टकरा रहा है बेच सकते हो। बाकी मेरा तो मेन टारगेट सबसे ऊपर का ही रहता है, जो कि डिफाइंड टारगेट होता है बेस्ड ऑन पैटर्न। बोलिंजर बैंड यार शॉर्ट टर्म के लिए, मैं शॉर्ट टर्म इतना ज्यादा करता नहीं। बात ये है, मैंने आपको एक बता दिया है कि शॉर्ट टर्म भी आप ऐसे खेल सकते हो कि हर 2-3 हफ्ते में 10-20% का गेन आते रहेगा, लेकिन मैं इतना ज्यादा एक्टिवली ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं अच्छी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढता हूँ, रखता हूँ, अपने आप जीटीटी ट्रिगर होता है, मेरे को नोटिफिकेशन आ जाती है कि आपके ये शेयर्स इतने रुपए पे बिक गए हैं, उसके बाद बाकी शेयर्स मैं खरीद देता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू जी। हाँ अनुभव जी। सर मैं बेसिकली एक दो क्लासेस ना मेरे ऑफिशियल वर्क की वजह से मिस हो गई थी, तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो स्ट्रेटेजीज कवर करी हैं अभी तक, वो एक तो आपकी सिंपल मूविंग एवरेज है, एक नॉक्स वाली है, एक आपका रिवर्स हेड एंड शोल्डर है, और एक आपका कप एंड हैंडल है, और एक है आपका 20 का फंडा और एक है 20 को। इसके अलावा तो कोई कवर नहीं किया ना? एक 20 का फंडा है और एक 10 का फंडा भी है। 10 का फंडा तो मैंने रिकॉर्डिंग्स तो सारी देखी आपकी, वो 10% की रैली वाला था ना, कि एवरेजिंग किस तरीके से करनी है, मैं एवरेजिंग की स्ट्रेटेजी थी वो। हाँ हाँ, और हाँ ठीक है, वो उसमें उसके अंदर ही थी, वो कल वाली क्लास में थी बेसिकली, वो जो भी हाँ लास्ट कल या क्लास पर, हाँ हाँ जी हाँ जी, और एक आपने लास्ट वो बॉलिंजर बैंड वाली समझाई थी। बोलिंजर बैंड, हाँ वही 20 स्कोर वाली, हाँ। हाँ जी, ठीक है सर, राइट, ठीक है। हाँ अश्विनी जी बोलिए। गाइस बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं फिर पढ़ाना शुरू करता हूँ। जी हाँ सर, जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये जो गुड 200 जो स्टॉक्स है अपने, इसके अंदर कई स्टॉक्स गुड 45 और सुपर 45 के रिपीट हो रखे हैं इसमें, होंगे तो उसमें कोई उसमें कोई इश्यू तो नहीं है ना? नहीं नहीं, दैट इज इंटेंशनल ना? देखो गुड 45 स्टॉक्स जो क्रिएट की गई है वो स्क्रीनर से डाउनलोड की है मैंने एकदम। स्क्रीनर पे जाओ, क्राइटेरिया डाल दो, पहले डाउनलोड का ऑप्शन फ्री में आ जाता था, अब नहीं आता, तो वो वहां से डाउनलोडेड है, तो वो रिपीटेड है, चलता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, राइट। अच्छा सर, मेरे को एक चीज ये पूछनी थी कि जैसे अभी किसी ने पूछा था कि 10 लाख का यदि पोर्टफोलियो बनाना है, तो उसके अंदर सबसे पहले सुपर 45 को वो करें, फिर गुड 45 को, एंड देन 200 को, स्टॉक्स को उस तरीके से करना है, बिल्कुल। या इसके अंदर जैसे एवरेजिंग करनी है कि भाई आज के दिन में पूरा 10 लाख का पोर्टफोलियो ना बनाए, आज इस महीने में कोई 50% कर ले, अगले महीने में 30 कर लें, फिर 20 कर लें, या ऐसी इस चीज की कोई जरूरत नहीं है? ऐसा मैं नहीं करता कि अगले महीने मार्केट बढ़ गई तो क्यों महंगे में खरीदना जबरदस्ती। राइट, मतलब आज के दिन में यदि अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो वो कर लेनी चाहिए इन कैश। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक छोटी चीज और थी, कई जगह पे आज के दिन में नॉक्स दिख रहा था, नॉक्स ऊपर की तरफ से सेलिंग का सिग्नल दे रहा था, बट कप एंड हैंडल या जो रिवर्स हेड एंड शोल्डर है वो बता रहा है कि काफी रैली बाकी है, 30% 26% तक की रैली बाकी है, टारगेट्स जो है। तो अपने को नॉक्स को इग्नोर करना चाहिए इस टाइम पे और बाइंग कर लेनी चाहिए, या थोड़ा सा यदि नॉक्स बता रहा है कि इस टाइम पे सेलिंग आनी है, तो पहले थोड़ा सा 4-5 दिन सेलिंग आने का इंतजार करके तब उसको खरीदें? नहीं देखो, नॉक्स का ना इंडिकेटर चेंज भी होते रहता है, तो अगर आपने नॉक्स के हिसाब से बाय किया है तो ही उसके हिसाब से सेल करो। ऐसा नहीं करना कि कप विद हैंडल पैटर्न के बेसिस पे बाय किया और नॉक्स के हिसाब से सेल कर दो, ऐसा नहीं करना। नहीं, मेरा क्वेश्चन ठीक उल्टा है, मैं बाइंग की बात कर रहा हूँ। जब नॉक्स दिखा रहा है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में कप विद हैंडल या रिवर्स हैंड एंड शोल्डर से ये दिख रहा है कि अभी पोटेंशियल काफी है, अपसाइड मूव काफी बन रहा है, अच्छा टारगेट बन रहा है, बिल्कुल। बट उसी टाइम पे अभी पिछले 1 या 2 दिन के अंदर
आपको नॉक्स ने सिग्नल दिया है कि आपकी सेलिंग आ रही है या हम सेलिंग कप का जनरल को सिग्नल। फॉलो करेंगे सर, कप जनरल के टारगेट पे बेचेंगे हम। हाँ तो मतलब दैट इज अ मोर स्ट्रॉन्गर बिल्कुल ये ना, ठीक है। बिल्कुल, तो जब वो बाइंग पैटर्न बनाया है ऑपरेटर ने इतनी मेहनत करके, इतने स्टॉप लॉसेस फिगर करा के, तो वो छोटे से नॉक्स पे सेलिंग नहीं करेगा। और हल्की फुल्की कर भी दे तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारा टारगेट ऊपर का है, हम उस टारगेट पे ही बेचेंगे। तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये था कि नॉक्स ने चूंकि सिग्नल दिया है सेलिंग का, तो 2-3 दिन वेट करके तब एक बार नीचे आ जाने दे, फिर करें फॉर एडिशनल गेन या नहीं? आपको कैसे पता लगेगा कि कितना नीचे और बाकी है? ओके 2 दिन में हल्का से नीचे आएगा, आपको लगेगा और आएगा और आएगा, और नहीं आया तो ये तो इंसान है, हम लालच के भूखे हैं। हाँ सही हमें बात बस है। ये लगता है और नीचे आएगा, खरीदना है तो और नीचे आएगा, वेट कर लेते, और बेचना है तो और ऊपर जाएगा। और यदि वो एक ही दिन में 20% की रैली कर गया तो फिर काम हो गया। बिल्कुल, जैसे आरती ड्रग्स के साथ हुआ, HDFC AMC के साथ हुआ, जी और भी जी बहुत जी, स्टॉक के साथ होगा। राइट राइट, बिल्कुल, ठीक है बॉस, थैंक यू। ओके, या ठीक है गाइस, तो आज की स्ट्रेटेजी की डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज की स्ट्रेटेजी है 67 का फंडा। तो मोटा मोटा इसका नाम 67 का फंडा क्यों है? क्योंकि इसमें हम टिपिकली वैसे स्टॉक को कवर करने की कोशिश करेंगे जो अपने ऑल टाइम हाई से मिनिमम 67% नीचे गिरे हों। प्लीज नोट इट डाउन ये चीज कि हम इसमें वो सारे स्टॉक्स कवर हैं, एनएससी के जितने भी लिस्टेड कंपनीज है ना, जितनी भी, वो सारी कंपनीज इस स्ट्रेटेजी में आती हैं, A to Z, नॉट BSE, NSE। उसका रीजन ये है कि NSE में लिक्विडिटी ज्यादा अच्छी होती है। जब हमें बायर बनना है तो हमें सेलर मिल जाएगा, जब हम सेलर बनेंगे तो हमें बायर मिल जाएगा। BSE में उतनी ज्यादा लिक्विडिटी नहीं होती है, तो BSE पे हम उतना ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। NSE के जितने भी लिस्टेड स्टॉक्स हैं वो सारे स्ट्रेटेजी के अंडर आते हैं। इसको एक और नाम दिया जा सकता है 3 times in 3 years, क्योंकि स्टॉक प्राइस अगर ऊपर से 67% नीचे गिर गया, मतलब 100 रुपए का स्टॉक 33 रुपीज का हो गया, अब उसका ऑल टाइम हाई जाने पे कितने टाइम्स का पोटेंशियल है? 3 गुना। जहां से हमारा पैसा सीधा सीधा 3 गुना हो सकता है। तो हमें रीजन समझने की जरूरत है कि वो क्यों गिरा था, वो रीजन अभी है या नहीं है, किस वो रीजन खत्म हुए तो क्यों हुए, और क्या कंपनी ने कैसी कैसी परफॉर्मेंस पास में शो किया, और हम किस गारंटी के बेसिस पे कह सकते हैं कि ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे जाएगा ही जाएगा। तो हमें बहुत ज्यादा श्योरिटी चाहिए, तो इसकी बहुत सारी कंडीशंस है। तो सबसे पहले तो ये चीज लिख लीजिए आप। देखो, सबसे अच्छी बात इसकी है कि हम डेली वर्क के साथ ये स्ट्रेटेजी बड़े इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं इस स्ट्रेटेजी को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। नॉक्सविल, SMA, कप जनरल, सब जाए भाड़ में। अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी 67 के फंडे में मिलती है तो मेरा पैसा इसमें इन्वेस्ट होता है, क्योंकि इसमें सिंगल शॉट में 3 गुना होने का पोटेंशियल होता है विद इन 2-3 ईयर्स। अगर 3 साल भी लग गए तो लेट मी शेयर माई स्क्रीन फर्स्ट। अगर 3 साल भी लग गए तो आप एक चीज समझ के कोशिश करो कि अगर मैं 40% गेन को टारगेट कर रहा हूं, 40% गेन की पावर 3, तो ये होता है मेरा 2.7 टाइम्स। तो यहां पे मैं अपने आप को कह रहा हूं कि मेरे पास 3 साल का कुशन है अपना पैसा 3 गुना से बढ़ाने का। तो और अगर मैं 40% की CAGR मान के चलता हूं तो पैसा मेरा सिर्फ 2.7 टाइम्स होता है। तो जब 3 टाइम्स होगा तो मेरी CAGR 40% से ज्यादा ही होगी। टैक्स वैक्स तुम काट भी लो तो भी तुम 40% से ज्यादा ही अर्न करोगे इसमें। तो इसीलिए हमारा जो स्वीट स्पॉट है वो है 67%, कि मिनिमम 67% तो स्टॉक गिरा ही हो। अब उसके बाद इसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं, तो वो चीज हमें अच्छे से समझने की जरूरत है। और इस स्ट्रेटेजी में एक बार हम जब पैसा लगाएंगे तो हमें फिर चुपचाप बैठना है कि ये स्ट्रेटेजी जब हमें 1 साल 2 साल में पैसा डबल ट्रिपल करके दे रही है ना, तो ये उतना ही पेशेंस भी ही मांगेगी, उतनी ज्यादा वोलेटिलिटी भी आएगी इसमें। हमारा पैसा 1 साल में आधा भी हो सकता है, हमें वेट करना है उसमें, सिर्फ और सिर्फ वेट, क्योंकि हम बहुत 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 ज्यादा सोच समझ के स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले रीजन लिखो कि किसी भी कंपनी के गिरने के ना 3 रीजन होते हैं। पहला होता है फॉर नो रीजन, सेंटिमेंट खराब हो जाना, जैसे एंशिएंट ग्रेनिटो के साथ हुआ है। रैंडम अफवाह है, कंपनी करप्ट है, क्या कहते हैं, प्रोमोटर्स करप्ट है, रैंडम अफवाह है, ना कंपनी के रिजल्ट्स गिरे हैं, ना कंपनी के बिजनेस में इशू है, कुछ नहीं, बस सेंटिमेंट्स एवरी नेगेटिव है। सेंटिमेंट का नेगेटिव होना मतलब बस प्राइस का नीचे आ जाना फॉर नो रीजन। प्राइस एक तो इस वजह से नीचे आता है। दूसरा, प्राइस हमारा तब गिरता है जब कंपनी के फाइनेंशियल्स में प्रॉब्लम हुई हो, और फाइनेंशियल्स के साथ साथ फिर ऑब्वियसली टेक्निकल्स भी नीचे आए। फाइनेंशियल प्लस प्राइस दोनों खराब हो गए।
तीसरा होता है कि कंपनी का बिजनेस भी इंपैक्ट हुआ है, कंपनी के फाइनेंशियल भी इंपैक्ट हुए हैं उस वजह से, और उस वजह से ही कंपनी के टेक्निकल्स भी इंपैक्ट हुए हैं। दिस इज द थर्ड रीजन। तो जब भी हम इस स्ट्रेटेजी के बेसिस पे इन्वेस्ट करेंगे, हम ये तीनों रीजन को समझने की कोशिश करेंगे कि बिजनेस में क्या इश्यू हुआ कि स्टॉक हमारा 67% से ज्यादा नीचे आ गया, या क्या वो इश्यूज अभी हैं। तो आप पॉइंट वाइज लिख लो 10 कंडीशन से, पहले आपको 10 कंडीशंस लिख लो, उसके बाद हम एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो पहली कंडीशन तो मैंने आपको बताई है, स्टॉक प्राइस शुड कम डाउन बाय एटलीस्ट 67%। 10 पॉइंट्स हैं तो मार्क कर लो, पहला पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट इज हमें फॉल का रीजन समझ आना चाहिए कि अच्छा इस वजह से फॉल हुई है। वी मस्ट अंडरस्टैंड द रीजन फॉर फॉल। सेकंड, जो भी रीजन की वजह से फॉल हुई है, देखो पहली कंडीशन में तो कोई रीजन होगा ही नहीं, अगर सिर्फ टेक्निकली सिर्फ स्टॉक गिर गया है। दूसरी कंडीशन में फॉल का रीजन हो सकता है या तो कंपनी के फाइनेंशियल्स खराब हुए हैं, या कंपनी के बेसिकली बिजनेस पे इशू हुआ है। तो अगर जो भी इशू हुआ है, हमें वो रीजन समझ आना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज रीजन शुड नॉट बी देयर एनीमोर। वो रीजन और नहीं होना चाहिए। जैसे कोविड था, कोविड की वजह से बहुत सारे स्टॉक 67% तो क्या 80% तक डाउन आ गए थे, लेकिन जैसे ही कोविड रिकवर करना शुरू हुआ, वो कई सारे स्टॉक तब भी उसी प्राइस पे थे। कुछ स्टॉक्स ने रैली बहुत जल्दी दे दी, कुछ स्टॉक्स ने बहुत बाद दी है। ऐसा होता है मार्केट में। कई सारे स्टॉक्स जैसे ही बिजनेस इंप्रूव होता है, जैसे ही फाइनेंशियल इंप्रूव होते हैं, उससे पहले ही रिकवर कर जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि मार्केट में सब कुछ पहले ही प्राइस्ड इन हो जाता है। लेकिन कुछ स्टॉक उसके बाद भी नहीं करते। अब ऐसे कौन से एग्जांपल है जो बाद में भी रिकवर नहीं करते? पीएनबी अभी तक बुक वैल्यू के 1/3 पे है। यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस अभी तक गिरे हुए हैं स्टॉक, जबकि बिजनेस ठीक है। जो भी पुराने करप्शन हुआ था जिसकी वजह से इतने सारे डिफॉल्ट लॉन्स एंड ऑल आए थे, वो सारी सिचुएशन ठीक हो चुकी है, लेकिन प्राइस अभी भी नीचे है। तो ऐसी सिचुएशन भी होगी। फोर्थ रीजन लिखो, वी मस्ट हैव रीजन फॉर ग्रेट फ्यूचर ग्रोथ। फ्यूचर ग्रोथ के हमारे पास रीजन होने चाहिए कि ये कंपनी क्यों अच्छा करेगी, इसके फाइनेंशियल्स क्यों इंप्रूव होंगे, क्यों इसका स्टॉक यहां से 3 गुना होगा। समझ रहे हो ना, एक कंपनी यहां से 3 गुना होगी, उसके पीछे बहुत बहुत बड़े बड़े रीजन होंगे, हमें वो समझने की जरूरत है। वी मस्ट हैव रीजन। अब रीजन कैसे हो सकते हैं कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम गिर रहा है, अगर फॉर नो रीजन अचानक से मारुति है ना नाम, हाँ, मारुति अगर 67% डाउन आ जाए और थोड़े बहुत मान लो प्रॉफिट में भी इंपैक्ट आ जाए, तो जैसे ही हल्के से प्रॉफिट इंप्रूव करेंगे, हमें पता है इंडिया में कार्स की डिमांड बढ़ने ही वाली है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, इंडिया में कार्स की डिमांड बढ़ेगी, तो मारुति को ऑल टाइम हाई पे जाना ही जाना होगा। सिमिलरली विद हीरो मोटोकॉर्प, सिमिलरली विद टाटा मोटर्स को मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि टाटा मोटर पे लोन ज्यादा है, मेरे को पसंद नहीं है टाटा मोटर्स, सो उसको काउंट नहीं करेंगे हम। अब अगर कार का बिजनेस है तो इंश्योरेंस कंपनीज भी आएंगी इसमें सारी, HDFC लाइफ हो गई या फिर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस हो गई, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी होती हैं, क्योंकि लोग कार खरीदेंगे तो कार का इंश्योरेंस भी कराएंगे। और भी बहुत सारे जनरल इंश्योरेंस एंड ऑल, बहुत सारी चीजें कवर हो जाती है। जैसे AMC बिजनेस हो गया, HDFC AMC काफी ज्यादा नीचे गिरा हुआ था, ऑल्दो वो 50% के अराउंड नीचे गिरा था, 67% तो नहीं, लेकिन गिरा वो भी काफी था। कोई रीजन था? रीजन बस ये था कि उसके प्रॉफिट उतने अच्छे नहीं आ रहे थे। क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि स्टॉक मार्केट ही डाउन थी, और इन सारी AMC कंपनीज का जो भी बिजनेस रन होता है वो एक्सपेंस रेशियो से होता है। उसका हम एक एग्जांपल भी देखेंगे। या तो बेसिकली हमारे पास बिजनेस प्रोस्पेक्ट के रीजन होने चाहिए। जैसे टाइटन का हमें पता है, टाइटन इतने अच्छे से बिजनेस कर रही है कि अगर कोई भी उनकी दुकान पे जाते हैं तो टाइटन के मेकिंग चार्जेस सबसे ज्यादा है। आमतौर पे लोग 8% 10% मेकिंग चार्जेस लेते हैं, टाइटन 15-20% लेता है। क्यों? क्योंकि वो जेन्युइन है, बस वो अपनी ऑथेंटिसिटी का फायदा उठा रहा है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हाई मेकिंग चार्जेस रखते हुए। कंपनी ब्रांड भी है कि अगर गलती से ऐसी कंपनी नीचे गिर जाए तो हमें नजर रखनी चाहिए। मैं बस आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि फ्यूचर बिजनेस प्रोस्पेक्ट को किस तरीके से समझना है। जैसे शीला फोम का एग्जांपल मैंने आपको फर्स्ट क्लास में दिया होगा कि गद्दों की डिमांड इंडिया में आएगी, अभी आई नहीं है। अभी आम आदमी, बहुत सारे लोग 5 स्टार होटल में नहीं जाते, उन्हें नहीं पता स्प्रिंग वाले गद्दों पे कितना मजा आता है। तो जब वो जाएंगे तब पता लगेगा, तब वो अचानक अपने आप ही 15-20 हजार के स्प्रिंग वाले गद्दे खरीदेंगे। तो शीला फोम का बिजनेस वहां से आएगा, सबका आएगा। फिफ्थ कंडीशन लिखो, कंपनी मस्ट हैव सॉलिड प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। पास का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि कंपनी लिस्ट हुई पेटीएम की तरह लिस्ट होती 80% डाउन और अभी हमारी लिस्ट में आ जाए, ऐसा नहीं होता। पास्ट रिकॉर्ड होना चाहिए प्रॉफिट जनरेशन का भी और प्राइस ग्रोथ का भी। अब इसको इस तरीके से समझो कि कोई स्टूडेंट है जिसने कभी 90% मार्क्स नहीं लाया आज तक और अब प्रॉमिस कर रहे कि मैं लाऊंगा पापा, पक्का से लाऊंगा, प्रॉमिस, मम्मी कसम। तो हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर कंपनी ने पास में अच्छे से बिजनेस को मोनेटाइज नहीं किया है, जो भी अपॉर्चुनिटी थी उसको यूज नहीं किया है, तो हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। जैसे HDFC बैंक कभी अगर गिर जाए इतना, वो कभी नहीं गिरेगा वैसे, बट हाँ कोविड जैसी फॉल्स में गिर सकता है। HDFC बैंक जैसी कंपनी अगर गिर जाए तो हमें पता है उन्होंने प्रूव किया है। मोतीलाल ओसवाल है, मोतीलाल ओसवाल ने प्रूव किया है कि हाँ इट इज अ ग्रेट कंपनी। मोतीलाल ओसवाल के ही एग्जांपल से हम डिटेल में चीजों को समझेंगे भी। पहले बस पॉइंट लिख लो। 5 पॉइंट हो गए ना। हाँ, 6 पॉइंट इज लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। हम बाय तभी करेंगे, हमारे बाय करने के लिए देयर शुड बी इंप्रूवमेंट इन लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स। अगर लेटेस्ट में जब तक इंप्रूवमेंट नहीं आती है हम तब तक बाय नहीं करेंगे। वी कैन वेट। अगर कंपनी ऊपर से मान लो 100 रुपए का शेयर था वो भी 33 का हो गया और प्रॉफिट भी 1/3 पे ही है और नेक्स्ट क्वार्टर का प्रॉफिट आया वो भी 1/3 ही है, तो हम बाय नहीं करेंगे। हम उसको एटलीस्ट इंप्रूव होने का वेट करेंगे कि पहले वो इंप्रूव हो, उसके बाद ही हम देखेंगे कि बाय करने लायक है या नहीं। नाउ 7th अपॉर्चुनिटी हम तभी बाय करेंगे जब ऑल टाइम हाई से उस प्राइस तक की एटलीस्ट 100% की अपॉर्चुनिटी होगी। हमारा सिंगल शॉट में प्राइस मिनिमम टू मिनिमम डबल होना चाहिए, मिनिमम। अगर कोई रुपए 100 रुपए का था कोई स्टॉक, एग्जांपल 33 का आ गया, सर व्हाट आर दीज 10 पॉइंट्स रिलेटेड टू? अनुभव जी, दीज 10 पॉइंट्स आर रिलेटेड टू द स्ट्रेटेजी जो मैं अभी आपको बताऊंगा। 3 टाइम्स इन 3 इयर्स भी बोल सकते हैं उसे हम, और 67 का फंडा भी बोल सकते हैं। तो कोई 100 रुपए का स्टॉक था, वो नीचे गिरते गिरते 33 का आ गया, तब वो हमारी लिस्ट में ऐड हो जाएगा, बाय नहीं होगा, ऐड होगा। वो लिस्ट में ऐड हो जाएगा और अब हम उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को ट्रैक करते रहेंगे। जैसे ही क्वार्टरली रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट आई, 7th, हाँ मैं सत्तर जी 7th बता रहा हूँ। एक सेकंड में चैट बंद कर लूं, माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। एक सेकंड, या if there is at least 100% upside potential, हाँ तो 100 रुपए से प्राइस गिरते गिरते 33 पे आ गया, हमारी लिस्ट में ऐड हो गया। अब मान लो क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए और प्राइस 33 से चला गया 40। फिर नेक्स्ट क्वार्टर इंप्रूव्ड एंड काफी अच्छे रिजल्ट आए हैं और तब प्राइस है हमारा 50, लेकिन ऑल टाइम हाई तो 100 है। तो अभी भी 50 से 100 तक जाने में 100% का पोटेंशियल है, तो हम बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर तब तक प्राइस 55 हो गया होगा, 60 हो गया, तो देन 100% का पोटेंशियल नहीं है, देन हम बाय नहीं करेंगे। करंट जब चीजें इंप्रूव हो रही हैं तब से ऑल टाइम हाई तक एटलीस्ट 100% का पोटेंशियल होना चाहिए, एटलीस्ट। अब अगेन जैसा मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, कई बार वो पहले ही प्राइस दिन हो चुके होते हैं, तो प्राइस बहुत ऊपर जा चुका होगा जब तक अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इट्स ओके, अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, होने दो, वी डोंट केयर। कई बार नहीं भी जाएंगे, हम उसको मोनेटाइज करेंगे। नाउ सेलिंग का क्राइटेरिया लिखो 8 पॉइंट। अगर हमारा 1 साल के अंदर अंदर 100% का गेन हो गया, देन वी विल सेल इट, वी विल बुक द प्रॉफिट। फर्स्ट टारगेट इज विद इन 1 year 100% profit, then only we will book it. सेकेंड टारगेट इज अगर 1 साल में ये 100% का गेन नहीं आया तो हमारा मेन टारगेट ऑल टाइम हाई होगा, फिर चाहे उसमें 2 साल लग जाए, 2.5 साल लग जाए। अगर 1 साल में ये 100% का गेन नहीं आया तो हमारा टारगेट ऑल टाइम हाई होगा, फिर चाहे उसमें कितना टाइम ही क्यों ना लग जाए। ये था 9th पॉइंट। 8 पॉइंट इज 100% टारगेट विद इन अ ईयर। 9 पॉइंट इज अगर 1 साल से ज्यादा लगता है तो हम उसको लाइफ टाइम हाई पे बेचेंगे। नाउ 10th पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है।
क्योंकि 10th पॉइंट अपेरेंटली हमारे हाथ में नहीं है। 10th पॉइंट है लक। थोड़ी बहुत ब्लेसिंग्स भी जरूरी है, थोड़ा सा अच्छा काम करो, हो सके तो डोनेशन करो, ऑल्दो मैं खुद नहीं करता डोनेशन, मैं इस तरीके से नॉलेज को डोनेट करता हूँ, तो आप भी करो किसी को, काफी अच्छा रहेगा। चैंटिंग करो, मतलब बहुत ज्यादा भगवान, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे दिन भगवान को याद करते रहो, बट कुछ भी अच्छा काम करने से पहले भगवान को याद करने में कोई बुराई नहीं है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो एंड ऑल, और ब्लेसिंग्स को अपने पास रखो। जबरदस्ती किसी का क्या कहते हैं, मतलब किसी को चूना लगाने की जबरदस्ती जरूरत नहीं है। ब्लेसिंग्स होगी, अपने आप इतना पैसा आएगा कि कुछ गलत काम करने की हमें जरूरत नहीं है। 7 पॉइंट इज कि बाय पॉइंट से एटलीस्ट 100% का टारगेट होगा तो ही हम एंट्री लेंगे, वरना नहीं। देखो लाइफ में ना हमेशा 3 चीजें वर्क करती हैं, लक, लेबर, गाइडेंस। गाइडेंस जो मैं आपको दे ही रहा हूं, तो मेरी गाइडेंस आप फॉलो करोगे, आप रिच बनोगे, नो डाउट। एक होता है मेहनत जो आपको खुद करनी है। हर बार आप मेरे को मैसेज नहीं कर सकते कि हेमंत स्टॉक बताओ, स्टॉक बताओ, स्टॉक बताओ। कुछ टाइम बाद ऐसा भी आएगा जब मैं बोलूंगा कि अब आपको खुद ही देखने की जरूरत है, तो आपको मेहनत करके सीखना पड़ेगा कि हाँ ये पैटर्न सही है। मैं बार बार हेमंत सर से नहीं पूछ सकता, तो वो अभी नहीं आएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद वैसा फेज भी आएगा। तो मेहनत तो आपको करनी है। थर्ड फैक्टर हमेशा होता है अश्विनी जी, 10th पॉइंट यही है कि लक को अपने साथ रखना है हमेशा। लक, लेबर, गाइडेंस। गाइडेंस आपको बहुत अच्छी मिली है लिटरली, मतलब मैंने जितने भी बूट कैंप्स लिए थे, हर बूट कैंप में लगभग 100, 150, 200 ऐसे लोग ज्वाइन करते थे। आप चुनिंदा लकी 100 लोग हो जो यहाँ पे आए हो, और वो किसी ने करवाया नहीं है, आप खुद जिम्मेदार हो उसके। आपको आपने मेरी बातें सुनी, आपको अच्छी लगी, बहुत लोगों को नहीं भी लगी, ठीक है, वो उनकी किस्मत है। आपने यहाँ पे आके अपनी किस्मत खुद लिखी है, सही गाइडेंस आपने सिलेक्ट की है कि हाँ ये बंदा सही बोल रहा है। हमें इंट्राडे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, हमें एफएनओ के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, पैसा यहाँ पे बन सकता है इजीली। तो आपने वो खुद डिसाइड किया है, तो अपना लक ना हम खुद ही लिखते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि लक हमारे हाथ में नहीं होता है, पर होता है। थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करो, थोड़ी सी ढंग के बंदों की गाइडेंस में रहो, लक अपने आप लाइन पे आ जाएगा। तो 10th पॉइंट मेन यही है कि लक अगर हमारे साथ होगा तो प्रॉफिट अपने आप होगा। क्योंकि देखो अपॉर्चुनिटी कुछ टाइम पहले इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग कैनरा बैंक में भी थी, पीएनबी में भी थी, यूनियन बैंक में भी थी, इंडियन बैंक में भी थी, सब में थी। बहुत लोगों ने सिर्फ पीएनबी में पैसा लगा दिया होगा, उनका पैसा नहीं बना, अभी तक 1 साल तक कोई मूवमेंट नहीं आई। बहुत लोगों ने हो सकता है इंडियन बैंक में लगाया हो, उनका जल्दी बन गया। बहुत लोगों ने हो सकता है कैनरा बैंक में लगाया हो, मैंने कैनरा बैंक में भी लगाया था, 100% का प्रॉफिट आया, उसके बाद वापस से बाइंग अपॉर्चुनिटी आ गई। मैं सभी में लगा देता हूं पैसा। मेरे पास अगर 5 अपॉर्चुनिटी है इसके अकॉर्डिंग, तो मैं लक को प्ले नहीं करने देता हूं कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके करूं कि कौन सा सिलेक्ट करूंगा। मेरा पैसा सारे स्टॉक्स में डिवाइड हो जाता है इक्वली, कि किसी स्टॉक में अगर पहले प्रॉफिट बुक होगा वेल एंड गुड। मेरे साथ एक अच्छी बात यह है, मैं गिल्ट और रेग्रेट से दूर रहता हूं कि अगर स्टॉक मेरे खरीदने के बाद 5 स्टॉक मैंने खरीदे और में से एक स्टॉक ने 3 महीने के अंदर अंदर 100% प्रॉफिट दे दिया ना, तो मैं ये नहीं सोचूंगा शिट यार सारा पैसा इसी स्टॉक में लगा देता। मैं ऐसा नहीं सोचूंगा बिल्कुल भी। और 2 स्टॉक भागे, बाकी 3 नहीं भागे, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि अरे यार मतलब इनमें पैसा क्यों ही लगाया ये वो। तो रेग्रेट और गिल्ट, इनसे मैं बहुत ज्यादा दूर रहता हूँ। सर मैं तो आईआईटी वालों से वैसे ही बहुत इंप्रेस रहता हूँ, दैट्स व्हाई माय लक रजिस्टर्ड विद मी फॉर दिस क्लास। आईआईटीएंस आर ग्रेट। थैंक यू अश्विनी जी, थैंक यू सो मच, सुन के काफी अच्छा लगा। क्या बोल रहा था मैं बाय द वे यार, तारीफ के साथ भूल जाता हूँ मैं चीजें। तो हाँ, तो मैं गिल्ट और रेग्रेट से एकदम दूर रहता हूँ। तो हमें वही चीज फॉलो करनी है कि समझ नहीं आ रहा है ना 5 अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पैसा लगाएं। हेमंत अभी भी पीएनबी अच्छा है, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस भी अच्छा है, रेपको होम फाइनेंस भी अच्छा है, कहाँ लगाएं। मेरे अकॉर्डिंग तीनों में इक्वली डिवाइड कर दो, जिसमें पहले टारगेट बुक होगा पार्टी, वहां से टारगेट लेके नेक्स्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर देना। नाउ हम आज एक एग्जांपल को अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, जिसके साथ तीनों चीजें हुई थी। उसका बिजनेस भी खराब हुआ था, उसके फाइनेंशियल भी बर्बाद हुए थे उस वजह से, और चार्ट भी अच्छे से नीचे आया था। लेकिन उसके बाद चीजें कैसे प्ले आउट हुई, अगर वो हमने अपनी वॉच लिस्ट में रख के उसको स्टडी करते हुए डिसीजन लिया होता तो कैसा रहता। फिर मैंने जो आपके साथ व्हाट्सएप पे लिस्ट शेयर की है ना कई स्टॉक्स की, तो उस लिस्ट में मैंने ऐसे 1-2 स्टॉक्स भी मेंशन किए हैं, तो मैं उन पे भी डिस्कशन करूंगा थोड़ी सी। आपने सब कुछ स्ट्रेटजीज बता दी या अभी आपके पास और बेटर स्ट्रेटजीज हैं? बेस्ट स्ट्रेटजी मेरी यही है रमाकांत जी, यही स्ट्रेटजी है 67 का फंडा, जिसके बेसिस पे मुझे अच्छे से प्रॉफिट होते हैं, मेरा पैसा
हर साल ये स्ट्रेटेजी डबल ट्रिपल करेगी, हर साल ट्रिपल तो नहीं लेकिन हर 2-3 साल में मेरा पैसा डबल ये स्ट्रेटेजी बड़े आराम से करेगी। और जब मेरा वो माइंडसेट रहेगा ना कि मेरा हर 2 साल में पैसा एटलीस्ट डबल होना चाहिए, तो 40% का सीएजीआर कितनी तेजी से बनेगा हमें पता भी नहीं चलेगा। तो अब डिस्कशन करते हैं उस स्टॉक पे। एक सेकेंड। नहीं, हमारी सारी स्ट्रेटेजी डेली कैंडल स्टिक पे होंगी, हमारी किसी भी स्ट्रेटेजी पे कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, किसी भी स्ट्रेटेजी में स्टॉप लॉस नहीं है। हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के सिलेक्शन पे ही है। एलोकेशन यस, अगर लार्ज कैप है तो हम 5% इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर स्मॉल कैप मिड कैप है, मिड कैप है तो 3% से ज्यादा मत करना, और स्मॉल कैप में भी हम 3% कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये इस स्ट्रेटेजी में वोलेटिलिटी अच्छी होती है लेकिन पैसा भी अच्छा बनता है, तो स्मॉल कैप में भी मैं तो 3% कर देता हूँ इसमें। सर जी, इन फ्यूचर आप और स्ट्रेटेजीज बनाते हो तो क्या हमें अपडेट करेंगे? हाँ बिल्कुल, बाकी मुझे लगता नहीं मैं कोई बनाऊंगा, पर हाँ बताऊंगा तो डेफिनेटली। मैं यूट्यूब पे भी अपडेट करते रहता हूँ यार, और आपको भी कर दूंगा, डोंट वरी। ऑल्दो इन दिनों में प्रोफेशनल लाइफ काफी ज्यादा बिजी चल रही है, काफी सारे प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं, तो इस वजह से ही मेरे को अभी भी डिस्कनेक्ट होना पड़ा था, मैनेजर का मैसेज आ गया था क्विकली, और कल भी मैं क्लास इस वजह से नहीं ले पाया था, तो सॉरी फॉर दैट। सो या मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपके साथ। एक सेकेंड, या स्क्रीन सभी को दिख रही है ना? तो यार हम एग्जांपल आज स्टडी करेंगे एक ऐसी कंपनी जिसका फाइनेंशियल भी खराब हुए, बिजनेस भी खराब हुआ और स्टॉक भी अच्छे से नीचे आया था, तो इसको एक बार देखते हैं। ये स्टॉक इसने अपना ऑल टाइम हाई बना रखा था यहाँ पे लगभग 1570-1580 के आसपास। उसके बाद ये कितना नीचे आया स्टडी करते हैं। यहां से ये नीचे आया मोटा मोटा 72%, ठीक है, तो 72% नीचे आया हुआ है, लेकिन अगर ये यहाँ पे भी ऐड हो जाता हमारे पोर्टफोलियो में अक्टूबर अगस्त 19 में 68% नीचे आया हुआ था, तो जैसे ही कोई इस वक्त 67% से ज्यादा नीचे आएगा वो हमारी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो ये आ गया 67% नीचे। हम किस तारीख पे हैं? हम है जुलाई अगस्त 19 पे। हम अगस्त 19 फाइनेंशियल्स में चल के देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स क्या कर रहे थे उस समय। एक सेकेंड, या फाइनेंशियल्स देखते हैं इसके क्विकली। एज ऑलवेज हमेशा हम कंसोलिडेटेड चेक करेंगे, ऊपर हमेशा देखना कंसोलिडेटेड लिखा आएगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल्स में हम देखते हैं कि स्टॉक प्राइस तो नीचे आया, लेकिन क्या सही में बिजनेस और फंडामेंटल्स में कुछ हुआ था क्या? तो ये बात है जनवरी 18 में इसके फाइनेंशियल्स नेक्स्ट लेवल ऑल टाइम हाई पे हुआ करते थे, प्राइस नेक्स्ट लेवल ऑल टाइम हाई पे हुआ करता था, उसके बाद गिरते 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 अगस्त 19 तक ये 67% डाउन आ गया था। अगर मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे देखा कि मार्च 21 हाँ प्रॉफिट्स अच्छे हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आना स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे 460 करोड़ का प्रॉफिट आता था वहां पे 200 करोड़ का आया है, फिर बढ़ा है। एक सेकेंड, टाइमलाइन में गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? दिस इज 2018 जनवरी, ओके या। तो इसके यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स तो नहीं है, तो हम ईयरली से आइडिया लगाते हैं कि मार्च 18 तक इसकी अर्निंग्स काफी ज्यादा अच्छी थी, और मार्च 19 में अर्निंग्स डेफिनेटली काफी ज्यादा कम हुई है। कीप इन माइंड हमारे पास ये मार्च 2020 का डेटा अवेलेबल नहीं है, जब हम इसको एनालाइज कर रहे हैं वी डोंट हैव मार्च 2020 का डेटा।
तो यहाँ पे ये हमने स्टॉक लिस्ट में ऐड किया हमारी, और यहाँ पे तारीख चल रही है, एक सेकंड, तारीख क्या है, 25 जुलाई 2019। तो 25 जुलाई 2019 को हमारे पास मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स की एक्सेस है। तो हमने देखा कि इसकी सेल्स कम हुई है। तो सेल्स कम होने का मतलब है कि इसका बिजनेस कम हुआ है। प्लीज नोट इट डाउन कि फाइनेंशियल्स खराब हुए। फाइनेंशियल्स होते हैं एक तरीके से कंपनी का मेन प्रॉफिट, कि अगर प्रॉफिट कम हुआ है मतलब फाइनेंशियल्स खराब हुए हैं। अगर सेल्स कम हुई है तो एक तरीके से बिजनेस खराब हुआ है। अगर प्राइस कम हुआ है तो सेंटीमेंट स्लैश टेक्निकल्स खराब हुए हैं। आपको फ्यूचर में एनालाइज करने में आसानी रहेगी। सेल्स कम मतलब बिजनेस खराब हुआ है, तभी सेल नहीं हुई। फाइनेंशियल में कुछ ना कुछ इश्यू हुआ कि प्रॉफिट खराब हो गया, एंड टेक्निकल खराब हुए मतलब प्राइस नीचे आ गया। तो अगर मैं जानने की कोशिश करूं कि ऐसा हुआ क्या था कि जनवरी 18 के बाद इसका प्राइस गिरता गया गिरता गया गिरता गया और काफी ज्यादा नीचे आ गया, तो अगर आपको पता होगा तो पहले ना जो लार्ज कैप वाले जितने भी म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स होते थे, एक सेकेंड जा, तो पहले कई सारे जो लार्ज कैप वाले फंड मैनेजर्स होते थे वो अपना पैसा स्मॉल कैप और मिड कैप में डाल देते थे लार्ज कैप फंड होने के बावजूद। वो ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप को मैनिपुलेट करना रिलेटिवली आसान है, लार्ज कैप में उतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं थी। सो इन ऑर्डर टू जनरेट दैट एक्स्ट्रा रिटर्न्स कि हमारे इन्वेस्टर्स भी खुश रहें, उन्होंने चुपके चुपके पैसा स्मॉल कैप और मिड कैप में एलोकेट करना स्टार्ट कर दिया था। फंड का नाम है लार्ज कैप, HDFC लार्ज कैप, मोतीलाल लार्ज कैप, दिस लार्ज कैप, दैट लार्ज कैप, ब्ला ब्ला ब्ला। और पैसा 30-40% कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है स्मॉल कैप में, वो जा रहा है मिड कैप में, कि प्राइस तेजी से बढ़ते हुए दिखेंगे, एनएवी बढ़ेगी और ज्यादा पैसा आएगा, और ज्यादा पैसा आएगा स्मॉल कैप मिड कैप में और ज्यादा जाएगा। ये काफी ज्यादा हो रहा था 2018 के अराउंड। तो 18 में देन सेबी का नोटिस आया कि जितने भी म्यूचुअल फंड लार्ज कैप के नाम पे स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करके बैठे हैं, उन्हें एक तारीख दी गई कि इस तारीख तक अपनी सारी सेलिंग कर दो, वरना जो भी है फंड डिसमेंटल कर देंगे, जो भी है मतलब लीगल एक्शंस लिए जाएंगे। वरना नहीं, मैं स्क्रीनशॉट नहीं कर रहा हूं सतन जी, अभी मैं बोल के बता रहा हूं। तो एक तो ये मेन खबर थी जिसकी वजह से मोतीलाल ओसवाल ने, अगर जिस भी म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रखे होंगे, लार्ज कैप स्मॉल कैप मिड कैप, अगर लार्ज कैप है और स्मॉल कैप मिड कैप में है, तो सबको ही स्मॉल कैप मिड कैप बेचने पड़ गए, जिसकी वजह से इन जनरल पूरे स्मॉल कैप इंडेक्स में ही अच्छी खासी गिरावट आई थी, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं एक बार। ये लोड हो रहे थे, समझ लो। तो अब देखो स्मॉल कैप में गिरावट आने से इनके प्रॉफिट पे क्यों इंपैक्ट पड़ा। आपको याद होगा तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि बिग प्लेयर्स का पैसा, स्पेशली ऐसे फंड हाउसेस का पैसा एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पे बनता है। तो इनका मेन बिजनेस क्या था उस टाइम पे? अभी मोतीलाल ओसवाल की हाउसिंग फाइनेंस भी है थोड़ा बहुत डिपार्टमेंट, पहले वो बिल्कुल भी नहीं था। इनका मेन बिजनेस तीन थे टिपिकली, एक तो म्यूचुअल फंड जो अभी भी है, एक पीएमएस का बिजनेस था, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, जिसकी जहां तक मेरे को पता है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 20 लाख या 50 लाख होती है, एंड तीसरा बिजनेस तो स्टॉक ब्रोकिंग जो कि अभी भी है। तो तीनों में ही मोटा मोटा पैसा कहीं ना कहीं मार्केट की एनएवी पे डिपेंड करता है। अगर मार्केट चल रही है, लेट्स से किसी का पोर्टफोलियो है 15 लाख पे, तो ऑन एन एवरेज 1-2 साल में वो 15 लाख की बाइंग सेलिंग एंड कर लेता है, मतलब 3 टाइम्स उसको बाय सेल करते रहते हैं लोग, जो भी ट्रेडर्स होते हैं, इसलिए तो उनके लॉसेस होते हैं। वो बाय सेल करने में लगे में, ब्रोकर अपना कमीशन छाप रहा है बीच में। तो जैसे ही इतनी ज्यादा फॉल आई, तो उनका जो भी परसेंटेज अर्निंग थी फ्रॉम स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस वो कम हो गई। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस पे वो जो एज अ एक्सपेंस रेशियो जितना भी चार्ज कर रहे थे वो कम हो गया, और उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स की इनकी एनएवी थी वो भी गिरी। एक तो इनके लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की एनएवी गिरी, इन्हें बेचना पड़ा, उनकी परफॉर्मेंस इंपैक्ट हुई। स्मॉल कैप और मिड कैप भी बेचना पड़ा। तो मैं एक बार आपको स्मॉल कैप का दिखाता हूँ चार्ट। CNX ही होता है ना, एक स्टॉक सिलेक्टेड है, दैट्स व्हाई। या
अगर मैं यहाँ पे आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स दिखाता हूँ, जी ये तो 2020 का फॉल है यहाँ पे। तो ये बेसिकली अगर मैं टाइमलाइन मैच करने की कोशिश करूं तो लगभग नवंबर 17 एंड ऑल है, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स हमें वहां तक अवेलेबल नहीं है। ये मार्च 19 से है, मार्च 19 से देखने का फायदा है क्या? लेकिन करेक्शन का एक हम आइडिया ले सकते हैं कि इंडेक्स में निफ्टी उतना कुछ खास नहीं गिरा हुआ था, लेकिन ये कितना करेक्ट हुआ था, मोर देन 20% ये यहीं पे करेक्ट था, और फिर कोरोना के टाइम पे तो काफी हुआ था। एक बार मिड कैप भी देख लेता हूं मैं, इंडेक्स पीछे का अवेलेबल नहीं है, इस वजह से नहीं दिख रहा। जैसा मैं कह रहा था, मिड कैप स्मॉल कैप दोनों ही गिरे थे, लेकिन मिड कैप पे हमें ये क्लियरली दिख पा रहा है कि यहाँ पे सिमिलर टाइमलाइन पे मोतीलाल ओसवाल जब यहाँ पे 1 जनवरी के अराउंड अच्छी खासी ऊंचाइयों पे था, इनका कई सारा पैसा मिड कैप फंड में लगा हुआ था, कई सारा स्मॉल कैप फंड में लगा हुआ था एंड ऑल। तो यहाँ से जब करेक्शन आई मिड कैप में, तो वो करेक्शन काफी ज्यादा हेल्थी थी, दैट इज 30%। या उसके बाद तो कोरोना की फॉल आई थी, लेकिन जब निफ्टी 50 कहीं नहीं जा रहा था, तो सारे स्मॉल कैप मिड कैप सारे स्टॉक्स अच्छे से गिरे जा रहे थे, पिटाई हो रही थी उनकी अच्छे से। एंड मोतीलाल ओसवाल भी अगर हम देखें तो अभी ये सिर्फ 11,000 करोड़ की कंपनी, और तब भी एक मिड कैप कंपनी ही थी। तो बीइंग अ मिड कैप कंपनी, इसमें भी मैसिव सेलिंग आई, जिसकी वजह से इसका प्राइस भी नीचे गिरा। इसका प्राइस नीचे गिरने के साथ साथ जितने भी इसकी एनएवी पे इम्पैक्ट था वो भी अच्छा खासा आया, कि सीधा सीधा रेवेन्यू पे इम्पैक्ट आता है इनका, सीधा सीधा रेवेन्यू पे। तो लेकिन हेमंत, एक्सपेंसिव पे इम्पैक्ट क्यों नहीं आता? तो यार पॉइंट इज, अब जैसे निफ्टी चल रही है, निफ्टी का एग्जांपल ले लूंगा, जो भी इनका फंड्स है मान लो 20,000 करोड़ रुपए, और मार्केट में 10% या 20% करेक्शन की वजह से वो फंड 20,000 करोड़ से घट के आ गया 16,000 करोड़ रुपए। तो 16,000 करोड़ रुपए आने की वजह से ये ऐसा बोल देंगे कि चलो 20 एम्प्लॉय तुम जाओ, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। 20,000 करोड़ को मैनेज करने के लिए जितने लोग चाहिए, उतने ही लोग 40,000 करोड़ को मैनेज करने के लिए भी चाहिए, उतने ही लोग 16,000 करोड़ को मैनेज करने के लिए भी चाहिए। थोड़े बहुत एनएवीज ऊपर नीचे होने की वजह से ये अपने स्टाफ को फायर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से एक्सपेंसेस इनके कम होने की बजाय थोड़े से बढ़े ही थे। कहीं एक्सपेंड कर रहे होंगे या कई सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से इनके एक्सपेंसेस बढ़े थे। तो अब सेल्स तो कम हुई, तो बिजनेस पे इम्पैक्ट आया है, एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो इनकी कहां से ही आ गई, एम्प्लॉय कॉस्ट इनकी, एक्स्ट्रा एम्प्लॉय हायर किए होंगे तो इसलिए एम्प्लॉय कॉस्ट इनकी परसेंटेज टर्म से थोड़ी सी ज्यादा बढ़ी है। अब देखो सीधा सीधा इम्पैक्ट ना, जो ये 300 करोड़ का यहाँ पे था, वो सीधा सीधा इम्पैक्ट इनके नेट प्रॉफिट में आता है और कहीं नहीं, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड इम्पैक्ट। जहां पे ये 530 करोड़ की अर्निंग थी, वो भी कम हो गए 517 करोड़ होगी, बिकॉज अगेन इनका जो ये अदर इंटरेस्ट आ रहा है वो इक्विटी कंपोनेंट से कहीं ना कहीं से आ रहा है, सीधा सीधा ये 300 करोड़ हो गया। तो मतलब यहाँ पे मार्च 2019 पे हमारे पास ये इंफॉर्मेशन मिल गई कि हाँ तीनों चीजों में इम्पैक्ट आया है। तो अब मेरे को किस चीज पे ध्यान रखना है? मैंने देख लिया बिजनेस इसका इम्पैक्ट हुआ है, क्यों हुआ है? सेबी की गाइडलाइंस की वजह से। अरे हाँ, एक और चीज हुई थी, अरुण जेटली जी ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लाए थे 10%, और स्मॉल शॉर्ट टर्म पे जो कि पहले टैक्सेबल आई गेस सिर्फ 10% था, उसको बढ़ा के 15% किया था, जिस वजह से बहुत सारे लोगों ने भी अपने स्मॉल कैप मिड कैप और बेचे थे कि कैलकुलेशन में कौन पड़े कि कब से टैक्स लागू होगा ये, क्योंकि रिटेलर है हम तो पूरी न्यूज सुनते नहीं है, उन्हें लगा कि अभी बेच देता हूं, अभी टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा, बाद में तो टैक्स लग जाएगा। लेकिन अरुण जेटली जी ने बाद में पूरा एक्सप्लेन किया था कि कब बेचोगे तो किस तरीके से टैक्स एप्लीकेबल होगा एंड ऑल, लेकिन उससे पहले ही मैसिव सेलिंग इन सभी स्टॉक्स में अच्छे से आ गई थी, इन दो मेन रीजन की वजह से, जिसकी वजह से इसके बिजनेस फाइनेंशियल दोनों पे अच्छा खासा इंपैक्ट हुआ। ये चीज क्लियर है सबको कि कितनी डीप में जाके हमें देखना पड़ सकता है कि बिजनेस में इनका रेवेन्यू कम हुआ है, क्यों हुआ है, वो समझने की कोशिश हमें करनी पड़ेगी, उतनी मेहनत हमें करनी पड़ेगी स्ट्रेटेजी में, तभी पैसा डबल होगा जल्द से जल्द। नाउ ये इंपैक्ट क्लियर है। इसके बाद हम जाके देखेंगे प्राइस तो अभी यहाँ पे चल रहा है, दिस इज अगस्त 19, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या बेटर आना स्टार्ट हुए? मैं यहाँ पे हूँ, सितंबर 19 के मैंने क्वार्टरली रिजल्ट्स देखे,
कि नहीं यार सितंबर 19 के कुछ बहुत खास तो नहीं है, पहले जैसे प्रॉफिट अगर 600 करोड़ था, नहीं ये ईयरली प्रॉफिट मेरा 300 करोड़ आया था, तो मेरे को इससे बेटर का रिजल्ट चाहिए आगे। जहां पे मेरे सितंबर 19 में, सितंबर अगस्त सितंबर, हाँ सितंबर 19 के मेरे रिजल्ट आए हैं 140 करोड़, तो अभी भी श्योरिटी कईयों को नहीं होगी, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में हम वेट कर सकते हैं। दूसरे क्वार्टर देखा, दूसरे क्वार्टर अगेन 165 करोड़ का रिजल्ट आया है, और दिसंबर तक हमारा कोई भी फियर वगैरह भी नहीं था, तो हम यहाँ पे बाइंग कर सकते थे। दिसंबर 19 में कोरोना से पहले एग्री बहुत बुरी हालत हो रही थी, लेकिन हम बाइंग कर सकते थे। तो एक बार देखते हैं दिसंबर 19 कहाँ पे है, यहाँ सितंबर है, जहां पे है दिसंबर 19, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार आ जाओ स्क्रीन पे, ये मैं दिसंबर 19 के फाइनेंशियल्स पे हूं, लगभग ये ग्रीन कैंडल जब तक रिजल्ट आया होगा, हाँ अर्निंग्स यहाँ पे है ना ये, तो यहाँ पे रिजल्ट आया था, तो यहाँ पे हम बाइंग कर सकते थे। सर सभी स्टॉक्स का मार्केट कैप कितना होना चाहिए मिनिमम? यार स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप का अलग अलग होता है रमाकांत जी, ये कैसे बताऊं कि मिनिमम कितना होना चाहिए? ये स्ट्रेटेजी एनएसई की लिस्टेड सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल है। नाउ अब बहुत लोग बोलेंगे ठीक है हेमंत यहाँ पे इन्वेस्ट कर देना चाहिए, तो हम कर दें। एक कंडीशन याद रखो, मैंने क्या बोली थी, कौन सी कंडीशन है वो, कोई मेरे को बताएगा चैट में मेंशन करके, कि मिनिमम 100% का गेन होगा ऑल टाइम हाई तक जाने पे, तो ही हम एंटर करेंगे। क्या वो गेन है? देखते हैं, आ जाओ। बाकी 880 का डबल 1700 कुछ होता है, तो वो गेन डेफिनेटली नहीं है, पर यहाँ पे भी चेक कर देता हूं मैं, द गेन पोटेंशियल इज 77%, तो हम एंटर नहीं करेंगे, हम एंटर नहीं करेंगे, हम इस अपॉर्चुनिटी को इग्नोर कर देंगे कि ठीक है प्राइस ज्यादा रिकवर हो गया, जब तक हमें मौका मिला हम एंटर नहीं कर पाए। तो उसके बाद कोविड की फॉल आई और स्टॉक प्राइस वापस नीचे आ गया। अब बहुत सारे रीजन है, अब इनका बिजनेस नेक्स्ट लेवल इंपैक्ट हुआ है फॉर द सेम रीजन एज एनएवी। मार्च में इन्होंने एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज हायर किए, तो इनकी एम्प्लॉय कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ी, अचानक से इनकी एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ी है, कुछ अनयूजुअल रीजन होगा, इसकी और डिटेल में हम जा सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा इनका बिजनेस इंपैक्ट हुआ है 640 करोड़ से कम होकर 610 करोड़, ठीक है। एंड इंटरेस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर रहा है, जिसकी वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी नेगेटिव हो गया और नेट प्रॉफिट भी हमारा अच्छा खासा नेगेटिव है। तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते, मार्च 2020 में हम बाइंग इसमें नहीं कर सकते, बट ये हमारी लिस्ट में एडेड है। तो नेक्स्ट क्वार्टर का क्या रिजल्ट आया? 167 करोड़ जून 2020, लेकिन जून 2020 के फाइनेंशियल्स तो इंप्रूव हो गए, हमें दिख रहा है कि चलो क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, जो पहले होते थे वैसे ही क्वार्टरली रिजल्ट्स आ गए हैं, इंप्रूवमेंट इज देयर, ठीक है। तो नोटेड डाउन की, हमने ये नोट किया हुआ है कि अगर रिसेंट क्वार्टर में इंप्रूवमेंट होगी तो हम एंटर कर सकते हैं, लेकिन कोरोना का फियर अभी भी था, तो जिसकी वजह से अब ये फॉल आई है ना, जिसकी वजह से ये मेन फॉल आई है, वो रीजन अभी खत्म नहीं हुए थे। जून 2020 में कोरोना का कहर नेक्स्ट लेवल था, ये हमें भी पता है, इवन निफ्टी ने भी बहुत कुछ खास रिकवरी नहीं दिखाई थी। तो हम उस केस में एक क्वार्टर और वेट करेंगे, कर सकते नहीं है, करेंगे, करना पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद का रिजल्ट इज नेक्स्ट लेवल। जो ईयरली प्रॉफिट हुआ करता था इनका, जो ईयरली प्रॉफिट हुआ करता था ना 600 करोड़, उसका आधा एक ही क्वार्टर में आ गया, 300 करोड़ प्रॉफिट। $300 करोड़ का प्रॉफिट सीधा सीधा। अब एक पॉइंट नोट कर लो कि अगर किसी स्टॉक में 100% का पोटेंशियल है ऑल टाइम हाई से, और उसकी पहले की ईयरली इनकम जितनी भी आ रही थी, अगर अभी क्वार्टरली इनकम, अभी क्वार्टरली प्रॉफिट उसके 50% अमाउंट से ज्यादा है, इफ करंट क्वार्टर नेट प्रॉफिट is more than 50% of recent 1 year profit, तो वो स्टॉक इज बाउंड टू मूव अप, वो ऑल टाइम हाई पे जाएगा ही जाएगा, कैसे ही क्यों ना वो अपना रास्ता ढूंढे। हाँ बट जब मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, तो ये चीज हमें देखने की जरूरत है कि अदर इनकम से तो नहीं आया अचानक से,
कि अदर इनकम से वही अंडर द टेबल किसी को 100-200 करोड़ रुपए पहुंचा दिए, हमें लगा स्टॉक प्राइस ऑल टाइम हाई पे जाएगा, लेकिन वो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा हुआ क्या? यहाँ पे ये 300 करोड़ का मेजर पोर्शन अदर इनकम से है क्या? नहीं, अदर इनकम हमेशा से इतनी थी, लगभग उतनी है, अभी भी उतनी है। अदर इनकम में कोई भी एनोमली, सॉरी नहीं, मैं ये बाय चांस मैं इंटरेस्ट देखने लग गया था। अदर इनकम में कोई भी एनोमली नहीं है। 4 करोड़, 0 करोड़, 1 करोड़, 3 करोड़, ये माइनस में था, ये 0 करोड़। अदर इनकम को लेके हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये प्रॉफिट जो 300 करोड़ का आया है यहाँ पे, वो अदर इनकम की वजह से तो नहीं आया है। तो ये स्टॉक ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे सितंबर 2020 के बाद हम एंटर कर सकते हैं। तो जब ये सितंबर 2020 के रिजल्ट्स आए हैं, तब स्टॉक प्राइस कहां था, अभी ये देखते हैं हम। सितंबर 2020 ये यहां पे था, ठीक है। सितंबर के रिजल्ट बेसिकली 30 अक्टूबर को आए हैं, पीरियड एंडिंग सितंबर 2020 इस तरीके से मेंशन होता है। तो यहाँ पे इसके रिजल्ट्स आए हैं, स्टॉक प्राइस है यहाँ पे, मार्क करते हैं। नाउ क्या यहां से 100% का पोटेंशियल है? देखते हैं। पोटेंशियल इज 181%, तो हम एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा सेलिंग पॉइंट कब होगा? 2 टारगेट बताए हैं मैंने आपको, या तो 1 साल में 100% का प्रॉफिट मिल जाए, या वो नहीं मिला तो ऑल टाइम हाई पे बेचूंगा मैं, ठीक है। तो एक बार देखने की कोशिश करते हैं, ये यहां तक गया है इस पीक पे, क्या ये 100% का प्रॉफिट है? जहां पे मैं एंटर कर गया, हल्का सा ऊपर ही मान लेता हूं आपके लिए। उसके बाद मैंने देखा तो यहाँ पे मेरा एकदम पीक के अराउंड 100% का प्रॉफिट आ गया। गेस करना चाहोगे इस प्रॉफिट आने के बाद क्या हुआ? वापस नीचे, और अभी भी यहीं पे चल रहा है, काफी नीचे चल रहा है। तो ऐसा होता क्यों है? ये 100% प्रॉफिट आने के बाद क्यों नीचे आ गया? क्योंकि जो ऑपरेटर्स, जो बिग प्लेयर्स इसको खरीद के बैठे हैं ना, 1 साल में 100% प्रॉफिट वो भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, वो भी बहुत खुश होते हैं। उनकी भी यहाँ पे अर्निंग्स के अराउंड, यहाँ पे बाइंग होगी, यहाँ पे बाइंग होगी, वो हर लेवल पे अपने अकॉर्डिंग बाइंग करते रहते हैं। 100% प्रॉफिट देख के 1 साल में जब आप जैसों को और मुझ जैसों को लालच आता है, तो बिग प्लेयर्स को तो आता ही है कि वो प्रॉफिट पे भी कमीशन कमाएंगे 20%, एक्सपेंस रेशियो पे वो कमीशन कमा रहे हैं 2%, तो उनका पैसा अच्छे से बनेगा। तो यहाँ पे बिग प्लेयर्स अपनी सेलिंग कर देते हैं, स्टॉक प्राइस वापस नीचे आ जाता है, लेकिन ऑल टाइम हाई पे अभी भी नहीं गया। तो क्या इसमें अभी भी अपॉर्चुनिटी है ऑल टाइम हाई पे जाने की? चेक करें। देखो ऑल टाइम हाई पे तो ये जाएगा, ठीक है। स्ट्रेटेजी का नाम है 3 times in 3 years प्लस 67 का फंडा, ऑल टाइम हाई पे तो ये जाएगा। तो अगर अभी भी 100% की अपॉर्चुनिटी है तो हम एंटर कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल्स एंड ऑल एवरीथिंग इज जस्ट अमेजिंग। एकदम 104% की अपॉर्चुनिटी है, 4.8, हल्का सा कम कर लो 101 शगुन का। लेकिन एक बार देखते हैं क्या रिजल्ट अच्छे हैं। 600 करोड़, उसके बाद 300 करोड़, उसके बाद जब अच्छा रिजल्ट आना शुरू हुआ 1200 करोड़, 1300 करोड़, अभी 1100 करोड़ चल रहा है। रिसेंटली प्रॉफिट उतने अच्छे नहीं आए हैं। सेम इशू, सेम। क्यों जून में इनकी बेसिकली सेल्स कम क्यों है? सेल्स इज अगेन देयर एक्सपेंस रेशियो से आती हुई जो भी अर्निंग है, तो उसी वजह से हमें रीजन भी पता है बिजनेस कम होने का। हमें ये भी पता है क्योंकि अब मार्केट ऑल टाइम हाई के बहुत पास है, तो इनके जब सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे वो अगेन सुपर्ब आने वाले हैं। चॉइस इज योर्स, आप वेट कर सकते हो, आप वेट नहीं कर सकते हो। इस केस में मैं वेट नहीं करूंगा, मैं ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हूं फॉर द टारगेट ऑफ ऑल टाइम हाई, मैं उससे पहले नहीं बेचने वाला। अच्छा एक बात बताओ, इसका प्रॉफिट जब 622 करोड़ हुआ करता था, ध्यान से सुनना, जब 622 करोड़ इसका प्रॉफिट हुआ करता था, तब स्टॉक प्राइस कितना था? एक सेकंड, 5 ईयर चार्ट खोलता हूं मैं, जस्ट अ सेकंड, लेट मी रीलोड इट। फाइव ईयर खोलते हैं हम। यहां पे जब लगभग 600 करोड़ प्रॉफिट हुआ करता था इसका ईयरली, मार्च 18 में, तो मार्च 18 आर समवेयर, अच्छा मार्च 18 का तो रिजल्ट बाद में आया था, ऑल टाइम हाई यहाँ पे था, तब इसका प्राइस था 1500।
शेयर का। अब जब इसकी अर्निंग्स उससे डबल आ रही हैं, 1200 करोड़, 1300 करोड़, इस 1100 करोड़ को कम मत समझो, फिर से मैं बता रहा हूं, ये डायरेक्ट 300 करोड़ से ज्यादा का ही आने वाला है नेक्स्ट क्वार्टर में, मिनिमम 300 करोड़ आने वाला है। तो जब ये 300 करोड़ आ जाएगा तो लगभग 1200 करोड़ का इसका प्रॉफिट होगा। चाहे इसके शेयर प्राइस को इस 1500 से डबल नहीं होना चाहिए लॉजिकली स्पीकिंग, पी रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, इसको 10 ईयर पे लगा के देखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इट वॉज क्लियरली अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड था, यहाँ पे काफी ज्यादा रैली कर रहे थे, जैसा कि आपको दिख रहा है मिड कैप स्टॉक में आपको सभी में ही आपको ऐसा ही ट्रेंड दिखेगा कि नेक्स्ट लेवल 40, 50, 60 की पी रेशियो पे चलते थे सारे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स। अर्निंग्स ग्रो हुई है नो डाउट, लेकिन पी रेशियो कहाँ पे है, 10 पे मंडरा रहा है, मीडियन इज 24। 100% का पोटेंशियल तो मिनिमम है, बल्कि 200-300% का भी पोटेंशियल है इसमें। ये प्राइस जो अभी हमें 700 रुपए दिख रहा है ना, ये कब 2000 दिखेगा पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। ऑल्दो मैं 1500 पे बेच दूंगा, 100% प्रॉफिट पे मैं सेलिंग कर दूंगा ऑल टाइम हाई पे। तो काफी सारे डाउट्स हो सकते हैं इससे रिलेटेड, तो वो डाउट्स मैं अब लेता हूं, कुछ डाउट्स। एक सेकंड मेरे को पहले नोट्स चेक करने दो, कुछ भी रह तो नहीं गया। स्ट्रेटेजी 3 पार्ट में, आज मैं एक ही पार्ट डिस्कस करूंगा, जो कि सबसे हार्ड पार्ट है कि बिजनेस भी खराब हुआ, फाइनेंशियल्स भी खराब हुए, टेक्निकल्स भी खराब हुए, उसके बाद वो चीजें कैसे इंप्रूव हो रही हैं। बिजनेस इंप्रूव हो रहा है उसका सबूत सेल्स आपके सामने ग्रोथ है, ठीक है। फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो रहे हैं उसका सबूत प्रॉफिट आपके सामने है। अब ना ऐसे पॉइंट पे ना लोगों की आती है बेतुकानी बातें कि हेमंत कोई तो रीजन होगा ना स्टॉक नहीं बढ़ रहा, कोई तो रीजन होगा ना कि प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है लेकिन स्टॉक नहीं बढ़ रहा। आप मेरी यूट्यूब पे वीडियो जाके देखना, मैंने कई बार स्टॉक वीडियो में बोला है कि प्रॉफिट और सेल्स अगर ऑल टाइम हाई पे हैं तो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे जाएगा। ये बात मैंने आईटीसी के लिए भी बोली थी, वो भी गया। मन्नापुरम के लिए बोली थी, मन्नापुरम तो काफी नीचे है लेकिन वो काफी अच्छे प्रॉफिट्स, अब काफी अच्छे गेन्स उसने भी हमें दिए थे। मोतीलाल ओसवाल के लिए बोली थी, इसने भी बीच में अच्छे गेन्स दिए हैं। एबोट इंडिया के लिए बोली थी, उसने भी अपना ऑल टाइम हाई अच्छे से तोड़ा। और मैंने हर स्टॉक के लिए बोली है, जैसे ही नेट प्रॉफिट और सेल्स ऑल टाइम हाई पे होते हैं, प्राइस ऑल टाइम हाई पे जाता है सूनर और लेटर, प्लीज नोट इट डाउन। तो हम जब भी टेक्निकल के बेसिस पे स्टॉक को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं ना, और हमारे पास एक 40 स्टॉक की लिस्ट आ गई कि हेमंत आपकी जो 280 स्टॉक्स की लिस्ट थी उनमें से 40 स्टॉक्स आर गिविंग दिस सिग्नल, क्या करें समझ नहीं आ रहा। सारे वो स्टॉक्स उठा लो जिनकी सेल्स और नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे उठा लो, सेल्स और नेट प्रॉफिट दोनों ऑल टाइम हाई पे। बस वहीं पे बात खत्म हो जाती है कि प्राइस अपने आप ऊपर जाएगा, बिग प्लेयर्स खुद उसको ऊपर लेके जाएंगे, न्यूज भी सपोर्ट करेगी, मार्केट भी सपोर्ट करेगी, मीडिया भी सपोर्ट करेगी, एंड जब ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाएगा ना तब रिटेलर्स भी सपोर्ट करेंगे, ये अरे ऐतिहासिक ब्रेकआउट आने वाला है, खरीदो खरीदो खरीदो, और तब हम उन ब्रेकआउट ट्रेडर्स को बेच के चले जाएंगे। नाउ सेम सीन एक और स्टॉक का था, स्टॉक का नाम है वेंकीज। ये भी अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आया था, इवन 87% आया था। ये अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे 73% नीचे आ गया था, और यहाँ पे देखूं तो 86%। अगर मैं बाई चांस नहीं, यहाँ पे नहीं, मैं मानता हूँ कि मैंने पहले ही नोटिस कर लिया जब ये 67% के अराउंड डाउन था। उसके बाद देखने की कोशिश करते हैं फंडामेंटल्स वगैरह, अगर आप एनालाइज करोगे तो थोड़ा सा और आइडिया लगेगा, बल्कि मैं शॉर्ट में करके दिखा देता हूँ इसके बाद, क्योंकि आई नो क्वेश्चंस होंगे तो आई हैव टू टेक दोस क्वेश्चंस आल्सो। बैंक की ओके, आई एम प्रोनाउंसिएटिंग इट रॉन्ग या। तो ये मीट प्रोसेसिंग एंड ऑल के बिजनेस में है। नाउ यहाँ पे ना बहुत लोगों के एथिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि हेमंत हम तो ऐसी कंपनी नहीं खरीदेंगे जो चिकन को काटती है, बेचती है, ये करती है, वो करती है। तो अब यार उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे यूट्यूब पे कि हो आप तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो जो नॉन वेज का धंधा करती है वगैरह वगैरह। मैं वैसे एथिकल पॉइंट्स पे नहीं जाता हूँ, जहां मेरे को पैसा कमाना है वहां मैं पैसा कमाने पे फोकस करता हूँ, ठीक है। तो ये नीचे आया था, नो डाउट आया था, ठीक है।
अगर मैं सेम कंपैरिजन करूं बैंकीज, तो मार्च 18 में नेक्स्ट लेवल ये ऊपर था, उसके बाद अच्छे से नीचे आया था। क्या इसका बिजनेस इंपैक्ट हुआ था? मार्च 18 नहीं यार, सेल्स तो बढ़ रही है, बिजनेस तो इंपैक्ट नहीं हुआ। चिकन का हो, जो मर्जी बिजनेस हो, बिजनेस तो इनका इंपैक्ट नहीं हुआ। क्या प्रॉफिट्स इंपैक्ट हुए? हाँ, थोड़े से हुए हैं प्रॉफिट्स इंपैक्ट। तो हम तब तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे जब तक प्रॉफिट इसके इंप्रूव नहीं हो जाते। और मार्च 2020 में तो हद ही पार हो गई थी, नेगेटिव प्रॉफिट। इसका रीजन आपको पता है? सबको पता है। कोई बताना चाहेगा अनम्यूट करके कि इसका क्या रीजन होगा मार्च 2020 के क्वार्टर में नेगेटिव रिजल्ट्स? और उसके बाद भी लाइक यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी कुछ बहुत खास ग्रोथ नहीं थी। हाँ निशान जी बोलिए। कोरोना की वजह से लोग एनिमल प्रोडक्ट्स जो है थोड़ा खाने वाली चीजें थी, फ्लू वगैरह के चक्कर में कंज्यूम करना बंद कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एग्री, 1000% करेक्ट है, यही रीजन था। इवन मैंने भी चिकन खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया था उन दिनों। जस्ट किडिंग, मैं जैन हूं, मैं नॉनवेज नहीं खाता, ठीक है। तो उस वजह से इनका इम्पैक्ट हुआ, लेकिन क्या अच्छे रिजल्ट आए। अब ईयरली प्रॉफिट क्या है? 174 करोड़। तो हम अच्छे रिजल्ट को ये डिफाइन करेंगे कि इसका 1/3 या 1/4 भी आ जाए चलेगा हमें। जहां पे 47 करोड़ का प्रॉफिट आया, तो जून 2020 में मैं कह सकता हूं कि हाँ रिजल्ट ठीक है। अगर खरीदना होता तो खरीद सकते थे, लेकिन अगर वेट भी करना है तो कर लो। सितंबर में अच्छे नहीं आए, नहीं ओ सॉरी, यहाँ पे भी सेम चीज अप्लाई होगी। जून 2020 है, कोरोना अभी भी है। बेशक प्रॉफिट थोड़े से इंप्रूव हो गए हैं, लेकिन फियर कोरोना का है, तो हम नेक्स्ट क्वार्टर का वेट करेंगे। सितंबर का वेट किया, रिजल्ट आर नॉट गुड, जाने दो, हम नहीं खरीद सकते इसको। एक क्वार्टर का और वेट किया, 106 करोड़ प्रॉफिट। अब मैं दिसंबर 2020 में इसमें बाइंग देख सकता हूं, क्या अपॉर्चुनिटी है? आओ देखते हैं। ये रिजल्ट से जून क्वार्टर के इंप्रूवमेंट वाज देयर, अच्छा खासा नीचे था, खरीद सकते थे, बट ठीक है नहीं, हमारे लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं था। दीज वर सितंबर रिजल्ट्स, ओकेश रिजल्ट थे, हम यहाँ पे भी नहीं खरीद रहे हैं। दीज वर दिसंबर रिजल्ट्स, ठीक है। दिसंबर रिजल्ट पे हमने डिसाइड किया है कि हम इस स्टॉक को खरीदेंगे, क्योंकि अब जो प्रॉफिट आया है ना 100 करोड़ का, वो पहले के रेवेन्यू के हाफ से ज्यादा है। एग्री? 100 करोड़ का प्रॉफिट आया, मैंने कुछ नहीं सोचा, सीधा मैं आया यहाँ पे, दिसंबर पे, यहाँ पे यही है ना दिसंबर, एक सेकंड, हाँ, यहाँ पे बाय ऑर्डर प्लेस कर दिया मैंने, ठीक है। इस दिन थोड़ा बढ़ा भी हुआ है, तो मैं मानता हूं कि मैंने ऊपर ही खरीदा है। मैं ये मान ही नहीं रहा कि मैंने नीचे खरीदा है, मैं तो मान रहा हूँ कि रिजल्ट बल्कि 1-2 दिन पहले आ गया है। मैं मान रहा हूँ मैंने नेक्स्ट डे का जो हाई है ना, वहां खरीदा है। नेक्स्ट डे का हाई है मेरा यहाँ पे, वर्स्ट पॉसिबल प्राइस मिला है मेरे को। क्या एक साल में गेन आया? देखते हैं। यहां था, आया 100% गेन? आया नहीं आया? हाई पे खरीदा है मैंने, नीचे खरीदा होगा तो हल्का तो पहले ही आ जाएगा। गेन आया, छोड़ दो, ऑपरेटर अपने आप सेलिंग करके वापस नीचे ले आएगा। लेकिन अगर एक साल से ज्यादा टाइम लग गया ना, तो वही हेड एंड शोल्डर वाला लॉजिक है। ऑपरेटर को भी बेचैनी है कि यार बहुत टाइम लग रहा है, अब तो ऑल टाइम हाई पे ले जाके निकालूंगा, वरना पहले ही निकाल देते हैं ऑपरेटर भी। सब यहाँ पे पैसा कमाने आए और सबको जल्द से जल्द कमाना है। बस दिक्कत यही है कि रिटेलर्स का जो सबसे बड़ा एज है ना, हमारा एज है, हमें किसी को आंसर नहीं करना है, ऑपरेटर को आंसर करना है लोगों को। उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना है कि हाँ भाई तुम्हारा पैसा मैं मैनेज कर रहा हूँ, नहीं आया रिजल्ट। उसको एचएनआईएस को जवाब देना है कि 2 साल से रिटर्न्स क्यों नहीं आए हैं। वहां मीटिंग में ये नहीं डिस्कस होगा कि अरे मार्केट डाउन है, ऐसे स्टॉक्स को पकड़ो जिनको तुम मैनिपुलेट कर सकते हो, ऐसे आंसर दिए जाते हैं। तो ऑपरेटर अपने आप रीजन ढूंढेगा नीचे लाने के, वो अपने आप टारगेट पे प्रॉफिट बुकिंग करेगा। अगर आप थोड़े से एक्स्ट्रा लालची हुए ना कि हेमंत 100% का प्रॉफिट हो रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए रख लूं, क्योंकि ये माइंड में तभी आता है जब जब अच्छा प्रॉफिट आएगा, माइंड में आएगा अरे लॉन्ग टर्म के लिए रख लूं, और जब गिरेगा तो अरे यार हेमंत बहुत नुकसान करवा दिया आपने। देखो वी वर जस्ट लकी कि इसमें जल्दी प्रॉफिट आ गया। अगर हम एक क्वार्टर पहले भी खरीदने का डिसीजन ले लेते ना, तो भी कोई बुराई थी नहीं, ठीक है। गेन तब भी अच्छा आया है, और तब भी कितने दिन में आया है एक बार देखने की कोशिश करते हैं। यहां से भी अगर मैं यहां भी ऑल टाइम हाई पे ले लेता, तो भी मेरा 118%, 100% ही मान के चलूंगा मैं,
100% का गेन 231 डेज में आ गया है। लेकिन क्या ये सही में लीनियर गेन है? मतलब क्या इसमें पेशेंस नहीं लगा? एक बार दिखाता हूं क्या पेशेंस चाहिए इसमें। जहां पे खरीदा 187 डेज 0% प्रॉफिट, जीरो। सारे बोलेंगे कहां फंसवा दिया हेमंत, कमेंट्स में अब शब्द टाइप किए जाएंगे कि नहीं तुम्हें नहीं आती एनालिसिस, कहां फंसवा दिया। लॉस देखते हैं इसने, लकीली इसने ड्रॉडाउन शो नहीं किया है, वरना शेयर ड्रॉडाउन भी शो कर देते हैं। हाँ जस्ट मेरे लिए 12-13% का ड्रॉडाउन चलता है इतना तो 200 दिन नो मूवमेंट, लेकिन ऑपरेटर भी परेशान है। हो सकता है वो इसी मूवमेंट में एक्यूमुलेशन कर रहा हो, उसके बाद ऑपरेटर को भी बेचना है। सीधा यहाँ पे सीधा कितने दिन कितनी मूवमेंट, 45 डेज 100% गेन। ये सेम चीज प्लीज नोट इट डाउन, लक्स इंडस्ट्रीज में भी होगी, पीएनबी में भी होगी, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में भी होगी, रेपको होम फाइनेंस में भी होगी। भविष्य प्रेडिक्ट कर रहा हूं मैं आपके लिए, कब होगी ये मैं नहीं कर रहा हूं प्रेडिक्ट, लेकिन होगी। क्या रेपको होम में हुई? देखते हैं। ढेर सारे दिन नो गेन्स, स्टॉक को गिराए जा रहे हैं। मेरा काफी ऊपर है, मेरा 130 की बाइंग है, कितनी है मतलब मेरी भी अच्छे खासे लेवल की बाइंग है आई गेस। यहाँ पे 300 की तो नहीं, 250 के अराउंड की बाइंग है मेरी। रेपको होम फाइनेंस में अच्छी खासी बाइंग है मेरी, अच्छी खासी बाइंग है। आई थिंक परसेंटेज वाइज 2-3% से ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़े से ऊपर लेवल पे बाइंग है। उन्हें बढ़ाना है, वो कितनी तेजी से लेके जाते हैं मैं बस आपको दिखा देता हूं। 52 डेज 75% गेन, और आज ये स्टॉक 10% बढ़ा हुआ था। अर्निंग्स भी अच्छी आई हैं, अर्निंग्स भी इंप्रूव आई है, नो डाउट। इस पे मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो में भी कवर किया था कि व्हाट एम आई डूइंग इन रेपको होम फाइनेंस। और अगर आज का ही गेन देखूं तो आज का गेन भी 10% से ज्यादा तो है ही, या 11%। तो ऑपरेटर्स को जब ऊपर लेके जाना है तो वो ऊपर लेके जाएंगे, उसमें हमें घबराने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हें ये वोलेटिलिटी झेलनी होगी। मैं अपना टारगेट मेरे को याद नहीं है रेपको होम फाइनेंस में, लेकिन प्रोबेबली ऑल टाइम हाई के अराउंड ही है। ऑल टाइम हाई भी नहीं तो एटलीस्ट ये वाला लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, क्योंकि ये काफी अच्छा आर लेवल है। तो मेरी सेलिंग अगर रेपको होम फाइनेंस में होगी तो इस 360 के लेवल पे होगी। बाकी मुझे पक्का याद नहीं है कि मैंने कब खरीदा था। बाकी इसमें रिवर्स हेड एंड शोल्डर भी था ना? नहीं, कप विद हैंडल था नहीं, रिवर्स हेड एंड शोल्डर था। एक सेकंड, नहीं रिवर्स हेड एंड शोल्डर इसमें नहीं लगेगा, वो 200 स्टॉक्स के लिए है। हाँ ठीक है, नहीं लगा सकते यार, ये ध्यान रखना। मतलब मैं भी कभी कभी मिस कर जाता हूँ। रिवर्स हेड एंड शोल्डर जो सिर्फ 200 स्टॉक्स के लिए है, वो किसी भी स्टॉक्स पे नहीं चेप देना हमें, क्योंकि ऐसे रिजल्ट आएंगे फिर तुम्हें लगेगा यहाँ पे ब्रेकआउट आया। लिटरली देखो, प्योर गेम खेलिए। जिसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो बंदा सिर्फ टेक्निकल पे प्ले कर रहा है ना कि मैं तो प्राइस देख के पैसे कमा लूंगा, देखो उसके साथ ऑपरेटर ने क्या मजाक किया। मस्त सा छोटा सा शोल्डर बनाया, एकदम बड़ा हेड, फिर अगेन एक शोल्डर काइंड ऑफ, उसके बाद यहां पे ब्रेकआउट भी दिया। ब्रेकआउट देने के बाद कितना डाउन आया है देखो, डाउन बाय मोर देन 72%। तो इसीलिए हर जगह पैटर्न एप्लीकेबल नहीं भी होते, लेकिन कन्विक्शन होनी चाहिए। अगर मैं एक बार आपको रेपको होम फाइनेंस के रिजल्ट्स भी दिखा देता हूं कि मैं क्यों इस पे बुलिश हूं। स्पॉइलर अलर्ट, ये बहुत ही स्पॉइलर नहीं सॉरी, ये बहुत ही माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है। आई गेस 1000 करोड़ भी नहीं है इसकी वैल्यूएशन। तो हाँ, सिर्फ 1200 करोड़ है, काफी काफी छोटे लेवल की स्मॉल कैप है ये। तो इसमें 2% से ज्यादा मत ही लगाना। नाउ 356 356 तो इसकी बुक वैल्यू ही है, और पी रेशियो भी काफी अच्छी है, कंपनी अच्छे से अर्न भी कर रही है। अगर मैं देखना चाहूं इसके ईयरली प्रॉफिट्स कैसे आ रहे हैं, तो 200 करोड़ के अराउंड के इसके ईयरली प्रॉफिट आ रहे हैं, जो होले होले करके इसकी बुक वैल्यू में ऐड होते जा रहे हैं। तो बुक वैल्यू जो कंपनी हमें 1200 करोड़ की मिल रही है, वहां पे शेयर होल्डर्स का खुद का पैसा इस 2200 करोड़ प्लस 63, दोनों को मान के 2200 करोड़ मान लो। 2200 करोड़ है इसकी मिनिमम वैल्यूएशन, मिनिमम। और अगर मैं फिक्स्ड एसेट को एक्सपेंड, फिक्स्ड एसेट को बहुत खास नहीं है, ठीक है। इनके ज्यादातर एसेट्स क्या हैं फिर अगर हम देखना चाहें तो, इनके पास कैश है अच्छा खासा, बाकी अदर इन्वेस्टमेंट्स है वो तो ठीक है।
जो भी लोन है इनका अदर अदर डाइवर्स कर रखा है, वो सब तो चलता है। तो जो आज ये 10% बढ़ा है, ये इतनी ही तेजी से बढ़ते हुए जा सकता है। सेम चीज आईबुल के साथ होगी, सेम चीज पीएनबी के साथ होगी, उन पे डिटेल डिस्कशन भी हम करेंगे। बाकी या जिनके क्वेश्चंस हैं, अब मैं क्वेश्चंस लेता हूं कुछ। बैंक की चेक कंसोलिडेटेड पब्लिक होल्डिंग, एक सेकंड। इन सभी स्टॉक्स का मार्केट कैप ठीक है सर, ऐसे स्टॉक में फंस चुका हूँ एक बार, प्लीज चेक। अच्छा भी करता हूँ फिर। उस स्ट्रेटेजी से कई कंपनी आ जाएंगी, क्या इनकी डेट टू इक्विटी रेशियो एंड अदर पैरामीटर भी चेक करने हैं? हाँ रमाकांत जी, हमें ओवरऑल एक अच्छी कंपनी सिलेक्ट करनी है। ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी हम रैंडम पेनी स्टॉक्स को उठा लेंगे। बिजनेस भी हमें समझ आना चाहिए, कंपनी पे लोन कम हो तो भी बहुत अच्छा है, उस बिजनेस में हमारा इंटरेस्ट भी होना चाहिए, वो सब चीजें गिवन है। मतलब वो चीज ठीक है, मैं लिखवा ही देता हूँ फिर। मतलब बिजनेस यार, मेनली जो हमारी डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1 से ज्यादा तो कभी भी नहीं होनी चाहिए, नो मैटर व्हाट, नहीं होनी चाहिए। नाउ बाकी चीजें चेक करनी है हमें, नो डाउट। सर बाय करते टाइम कोई स्ट्रेटेजी नहीं देखेंगे लाइक SMA एंड नॉक्स? नहीं हर्षित जी, बाइंग करते टाइम हम बस यही चीज देखेंगे कि ऑल टाइम हाई तक पहुंचने में क्या एटलीस्ट 100% का पोटेंशियल है। अगर है तो बाय कर सकते हैं, अगर नहीं है तो टेक अ चिल। सर 20 का फंडा, हाँ लग रही होगी, कई स्टॉक्स में लग रही होती है। अब क्वेश्चंस लेता हूं मैं। हाँ जयेंद्र जी पूछिए आप। सर ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, तो उसी से रिलेटेड डाउट है। कई बार कंपनीज का रिजल्ट अच्छा आता है, मतलब काफी अच्छा आता है, और तुरंत स्टॉक में काफी अच्छी सेलिंग भी आ जाती है। तो इसका बिल्कुल। रीजन क्या होता है? मतलब कि एकदम रिजल्ट भी अच्छा है और एकदम से सेलिंग, मतलब एकदम से उसी दिन ही सेलिंग आ जाती है, एकदम से 5-7% डाउन, और फिर थोड़ा थोड़ा करके वो नीचे आने और फिर नॉर्मल आने में टाइम लगता है। इसका रीजन क्या होता है वैसे? देखो सारी चीजें ना, मोटा मोटा लोग गेम तो खेल रहे हैं, तो ऑपरेटर को जब लगता है कि रिटेलर अच्छे रिजल्ट की वजह से इंट्राडे में मैसिव बाइंग करेगा, तो वो स्टॉक को गिरा देते हैं। सभी रिटेलर के स्टॉप लॉस हिट फिर वो धीरे धीरे नीचे एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं। कि रिटेलर क्या सोचता है, यार स्टॉक अच्छा होने के बावजूद भी, अच्छी अर्निंग्स आने के बावजूद भी गिरा है, कुछ तो गड़बड़ होगी, मैं नहीं खरीदता हूं। लेकिन अगर बढ़ेगा तो रिटेलर खरीद लेंगे, क्योंकि हमारे माइंड में वो घुसा हुआ है कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो स्टॉक अच्छा है, प्राइस नीचे जा रहा है तो स्टॉक बुरा है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे पैटर्न्स क्रिएट किए जाते हैं, सारी स्ट्रेटजीज क्रिएट की जाती हैं। कई बार अच्छी अर्निंग आने के बाद स्टॉक गिर भी सकता है, बढ़ भी सकता है। इसीलिए मेरी कोई भी स्ट्रेटजी सिर्फ अर्निंग स्पेसिफिक नहीं है कि अर्निंग से पहले ये करो, अर्निंग के बाद ये करो, जैसे कई लोगों की होती है, आपको पता होगा। इनकेस ऑप्शंस की कई सारी होती है अर्निंग्स के अराउंड एंड ऑल, तो मेरी स्ट्रेटजी वैसी कुछ भी नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने मतलब फंड के साथ काम किया है ना, तो वो अर्निंग्स को मोनेटाइज करते हैं। उनकी कईयों की स्ट्रेटजी होती है कि अर्निंग से जस्ट 5 दिन पहले अच्छे से बाइंग करेंगे स्टॉक में, जहां उन्हें लगेगा अर्निंग उतनी अच्छी नहीं आएगी। ध्यान से सुनना, जहां बिग प्लेयर्स को लगता है कि अर्निंग्स उतनी अच्छी नहीं आएंगी, वो अर्निंग से 5 दिन पहले लगातार बाइंग करेंगे, बाय 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 बाय, स्टॉक को ऊपर ले गए। अर्निंग ठीक ठाक सी आई है, बहुत नॉर्मल, नो वन केयर्स, अच्छी आई है बुरी आई है, ओके ओके अर्निंग आई है, पब्लिक को लगेगा कुछ तो है। अर्निंग्स ये मतलब जो भी आई है अच्छी आई है, पब्लिक चली जाएगी, सारा माल उन्हें बेच के चले जाएंगे। अर्निंग की ऐसी स्ट्रेटेजीज भी इंप्लीमेंट करते हैं हम। यूएस में, जापान में, चाइना में, हर जगह होती है। सारी कंट्रीज, सारे कॉन्टिनेंट, जितनी भी स्टॉक मार्केट ले लो, हर जगह रिटेलर्स या जो भी हैं एक ही तरीके से फंस रहे हैं, स्टॉप लॉस बस, और न्यूज फॉलो करना। अमेरिका का न्यूज एंकर भी पेनी स्टॉक को ही बाय करने को बोलता है, इंडिया का न्यूज एंकर भी वही बोलता है। अमेरिका के न्यूज वाले भी ऑप्शन बाइंग सिखा रहे हैं, इंडिया के न्यूज वाले भी ऑप्शन बाइंग सिखा रहे हैं। तो आज मतलब मेरे को न्यूज ओपन करनी पड़ी थी मेरी, क्योंकि मैं HFT में काम करता हूँ। तो हमारे में ऐसा होता है कि जिस स्टॉक का न्यूज में जिक्र है, उसमें अपनी स्ट्रेटेजी ऑन कर दो, पैसा बन जाएगा। क्योंकि रिटेलर के का लॉसेस हो रहा होगा, हमारा पैसा बन जाएगा। HFT स्ट्रेटेजीज कुछ ऐसी होती हैं। तो मतलब मुझे उन न्यूज वालों की न्यूज सुननी पड़ गई थी, कान पे ऐसा लगा था कि खून आ जाएंगे। गाइस ये हमारा 4 का चौका है, हम आपको 4 ऑप्शन बताएंगे, ये ऑप्शन देखो हमने 12 रुपए पे बताया था, अब 12 रुपए 80 पैसे पे है। अरे इतनी तो ब्रोकरेज चली जाएगी यार बेचारे की, 12 रुपए के तुम ऑप्शन बाय करने को कह रहे हो। और सारी एडवाइस ऑप्शन बाइंग, ऑल, या ऑप्शन बाइंग की एडवाइस, या ऑल टाइम हाई पे है तो बाय करने की एडवाइस, या अच्छा स्टॉक गिरा हुआ है तो बेचने की एडवाइस, बस मोटा मोटा यही चलता है न्यूज में।
सर ये विप्रो में भी यही स्ट्रेटेजी अप्लाई हो रही है, मतलब लगभग जैसे विप्रो 400 के करीब आ गया था, मतलब 67% तो फॉल नहीं हुआ था, बट ऑलमोस्ट 50% के अराउंड फॉल हो गया था। तो आपने जब इनिशियली चैनल ज्वाइन किया तो आपने विप्रो भी मतलब पॉजिटिव रिकमेंड किया था। हाँ, विप्रो इज ग्रेट, है मेरे पोर्टफोलियो में विप्रो। विप्रो का तो बल्कि मेरे पास फ्यूचर है। ठीक, ओके या हाँ रोहित जी। सर पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो हम 67% का फॉल देखेंगे वो प्रीवियस कब से देखें? मतलब पता लगा स्टॉक 2-3 साल से एक ही रेंज में घूम रहा है 67 और ऑल टाइम जो हाई से। 67 ही है। यस, सॉरी मैंने आपको कंप्लीट नहीं होने दिया। ऑल टाइम हाई से फॉल देखेंगे हम, एकदम हाई, लाइफ टाइम हाई। ओके, एंड प्रीवियस नंबर ऑफ ईयर, मतलब ईयर में कहाँ जाएंगे हम, मतलब कहीं पिछले से भी, 2 साल में ऑल टाइम? कहीं से अच्छा, भी। कहीं से भी। ओके, एंड सर सेकंड क्वेश्चन है, जैसे कंटिन्यू कंपनी के प्रॉफिट अच्छे आ रहे हैं, सेल्स ग्रोथ अच्छी हो रही है, लेकिन स्टॉक का मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब ये है कि स्टॉक ज्यादा मोस्टली एफआई और डीआई के हाथों में है, इसका रीजन ये है? नहीं, उल्टा। स्टॉक का मूवमेंट तब नहीं होता जब वो पब्लिक के हाथों में यूजुअली ज्यादा होता है, क्योंकि डीआई ओके, एफआईडीआई का सिंपल सा लॉजिक है कि पब्लिक के पास बहुत ज्यादा है तो स्टॉक को बढ़ने नहीं देंगे। जैसे ही पब्लिक हमें बेचेगी तब स्टॉक को लेके भाग जाएंगे। तो पब्लिक के पास ज्यादा है तो मूवमेंट कुछ खास नहीं हो रहा होता, या तो गिर रहा होता है। एफआई डीआई सारे बिग प्लेयर्स होले 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 अपनी एक्यूमुलेशन कर रहे होते हैं। उनकी एक्यूमुलेशन खत्म, उन्हें 1000 करोड़, 2000 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़, जितने भी करोड़ उन्हें लगाने हैं उस स्टॉक में, चाहे वो 50 करोड़ क्यों ना हो, अपनी एक्यूमुलेट करके फिर वो स्टॉक को भगाते हैं और टारगेट पे पहुंचा के फिर वो बेच देते हैं। सर वो प्राइस को ही तो मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट कोई भी कंपनी क्या अपने फंडामेंटल को भी मैनिपुलेट कर सकती है, अपने प्रॉफिट और सेल्स को भी मैनिपुलेट कर सकती है? कर सकती है ना, कर सकती है। एक मेरा मान लो, बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं, मान लो मैं अपनी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी चला रहा हूँ, मेरा ढेर सारा बिल जमा हो गया ट्रैवलिंग का, मैं क्लाइंट से मिलने जाता हूँ, ढेर सारी ट्रैवलिंग करता हूँ मैं, 2-3 लाख का बिल जमा हो गया। मैं बोल दूंगा कि यार तू एडवांस ले ले मेरे से, क्योंकि इस क्वार्टर में मेरे को अपना एक्सपेंसेस कम दिखाने हैं, सॉरी प्रॉफिट कम दिखाने हैं, तो मैं थोड़ा सा एडवांस पे कर दूंगा उसको। 20 लाख की जगह 40 लाख में उसको दे दूंगा, मेरा प्रॉफिट सीधा सीधा 20 लाख से गिर जाएगा। लोगों को लगेगा हो प्रॉफिट गिर गया, और क्या कहते हैं, प्राइस भी गिरा हुआ है, बेचो, कि कंपनी अच्छी नहीं रही। लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर में और ज्यादा अच्छी अर्निंग्स आती हैं। आपको मैंने एग्जांपल से समझाया था ना रिलायंस की, कि लोग अपने फाइनेंशियल्स को कैसे मैनिपुलेट करते हैं। एक बार फिर से दिखा देता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज पे आए हम, आप ही बताओ ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे 3000 करोड़ की अदर इनकम थी, यहाँ पे -3000 करोड़ रहेगी, यहाँ पे 9000 करोड़ हो गई, फिर वापस नॉर्मलाइज हो गया सब। क्यों? क्योंकि जब मार्च का फॉल आया हुआ था ना, रिलायंस पे थोड़ा सा गिरा हुआ था, तो बिग प्लेयर्स को खरीदना होगा तो पब्लिक को दिखाना होता है। न्यूज में क्या आएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज प्रॉफिट फेल बाय 50%, एंड बस पैनिक का माहौल क्रिएटेड, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर, सब लोगों ने स्टॉक, बिग प्लेयर्स ने स्टॉक को खरीद लिया। उसके बाद रिलायंस के प्रॉफिट जंप 150%, ऐसी न्यूज आएगी और बस स्टॉक भाग जाएगा। हाँ, लॉन्ग रन में मैनिपुलेट नहीं कर सकते, एक बार कर लेंगे। देखो मैंने आपको ये भी बताया था, अदर इनकम ऐसी फंडामेंटल में जो भी ऊंच नीच है वो डिले की जा सकती है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने कर लेंगे। कभी ना कभी तो डेलॉइट से ऑडिटर्स भी आएंगे ना। ऐसी कंपनी के जो ऑडिटर हैं, जो ईयरली ऑडिट के लिए आते हैं, वो बाहर से आते हैं। इनकी कंपनीज की क्वार्टरली स्टेटमेंट कभी भी ऑडिटेड नहीं होती है, ईयरली ऑडिटेड होती है। जैसे मेरा दोस्त भारतीय एयरटेल में था, तो वो बताता था कि भारतीय एयरटेल को ऑडिट करने के लिए डेलॉइट से टीम आती थी। डेलॉइट इज अ बिग 4 कंपनी, कई सारे सीए काम करते हैं, आपने डेफिनेटली सुना होगा नाम, डेलॉइट, पीडब्ल्यूसी, ईवाई, और एक और कंपनी थी यार बिग 4, केपीएमजी। तो ये सारी कंपनीज ऑडिट करने जाती रहती हैं। तो ऐसी कंपनीज को भी ऑडिट करने उनमें से ही या कोई और कंपनी आती है, तो ईयरली रिजल्ट ज्यादा ट्रस्टेबल होते हैं क्योंकि वो ऑडिटेड होते हैं। ऐसी हरकतें क्वार्टरली में यूजुअली कम ही होती हैं। ऑल्दो रिलायंस महान है कि मार्च में ये हरकत कर दी, तो सल्यूट टू अंबानी जी। बट हम तो फंडामेंटल भी देख रहे हैं। हाँ, फंडामेंटल देखें। हाँ हर्षित जी, अब आप पूछिए। सर
ये स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाई से ये 67% फॉल हो गया है, मतलब कहाँ पे जाएं, कैसे जाएं, कब जाएं? कहाँ पे जाएं, कैसे ढूंढें? हाँ, कैसे ढूंढेंगे? मतलब सपोज मुझे अब आज सोचना हो कि मैं वो वाला स्टॉक ढूंढूं, तो मैं कैसे जाऊं, कहाँ पे जाऊं? तो आप सबसे पहले तो अपने 200 स्टॉक्स की लिस्ट में जाओ, ओके। कौन कौन से स्टॉक गिरे हैं, और बाकी हाँ रमा खान जी मैं एक बार देखता हूँ आपका स्टॉक, तो कौन कौन से स्टॉक गिरे हैं। जैसे अगर मैं यही स्टॉक लेने की कोशिश करूं आपके लिए, रेपको होम फाइनेंस, तो जब भी मेरी नजर इस पे पड़ी मैंने देखा क्या ये 67% गिरा हुआ है, ये काफी ज्यादा गिरा हुआ है, तो फिर मैं रीजन पे चले जाऊंगा, उतना क्यों गिरा, इंप्रूव हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये वो। तो उस तरीके से तो अभी जैसे 200 स्टॉक्स की लिस्ट है, 280 स्टॉक्स आर मोर देन इनफ, आपको उनसे हट के काम करने में कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा थोड़ा सा मुश्किल है ढूंढना ना सर, मुश्किल है, एग्री, है ना? मतलब वो किस्मत से मिल गया तो ये स्ट्रेटजी ऐसी है कि आपको ढूंढते रहना पड़ेगा। हाँ। या इसका एक सेकंड, ऑल टाइम हाई का स्क्रीनर होता है क्या? आप या तो चार्टिंग पे सेट कर सकते हो, या एक बार मैं स्क्रीनर पे देखने की कोशिश करूं। स्क्रीनर पे 200 डे मूविंग एवरेज तो होता है, लेकिन ऑल टाइम हाई से होता है, यानी एक बार वो देखना पड़ेगा। फ्रॉम ऑल टाइम हाई का कोई स्क्रीनर है? हाँ एसएनजी, वही देखने की कोशिश कर रहा हूं मैं। करंट प्राइस इज लेस देन, ये रहा ना हाई प्राइस ऑल टाइम, करंट प्राइस शुड बी लेस देन 67% बोला था ना, 0.67 टाइम्स हाई प्राइस ऑफ ऑल टाइम। ये मैंने क्वेरी रन की, आगे सारे स्टॉक्स, इनको मार्केट कैप से स्टार्ट करो, अच्छे स्टॉक भी होंगे। सेकंड 33 डालना चाहिए, ओके गलत डाल दिया मैंने। अगर 67 का फॉल हुआ है तो करंट प्राइस 33 से कम होना चाहिए, मैंने यहाँ पे 67 डाला है, दिस इज रॉन्ग, 33 डालेंगे। या मार्केट कैप से सॉर्ट होके आ गई हमारे पास लिस्ट। तो सपोज हम हुआ है, पीएनबी का मैंने बात की ही आपसे, एनएमडीसी भी डाउन है, यूनियन बैंक का भी मैंने आपको बोला है, और कहाँ है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी है, ग्लेन फार्मा भी मेरे पोर्टफोलियो में है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। ओके। एक सर और है, जैसे आपने कहा कि बिजनेस देखना चाहिए, शीला फोम का आपने एग्जांपल दिया था, बिल्कुल। ऐसे रिफाइंड ऑयल में तो जैसे अडानी का है, अडानी विल्मर है, उनका फॉर्चून ब्रांड है, पतंजलि का आ रहा है रुचि सोया, वो रुचि सोया है, बिल्कुल आपकी लिस्ट में आप उन्हें कंसीडर नहीं कर रहे, जबकि वो बिजनेस अपने आप में एक बड़ा अच्छा बिजनेस है। नहीं, अडानी विल्मर मैंने कभी देखा नहीं है, मतलब अभी तक एनालाइज किया नहीं अडानी विल्मर, देखते हैं एनालाइज करने लायक है या नहीं। यार मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ कि 117 की पी रेशियो है, बाकी अगर ग्रोथ है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जब भी स्टॉक ऑल टाइम हाई पे होता है तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर ग्रोथ अच्छी खासी है ईयर ऑन ईयर, यार ग्रोथ है, 400 करोड़ 700 करोड़ 800 करोड़ 811 करोड़ ट्रेडिंग कर दी है। आई गेस अडानी बिल्मार के लिए, ओ सॉरी वेट, इसको कंसोलिडेटेड पे सेट करना है, माय बैड। या अगेन 300 करोड़ 400 करोड़ 700 करोड़ 800 करोड़, यार अडानी बिल्मार में ग्रोथ तो है, नो डाउट अबाउट दैट। स्टॉक प्राइस की सीएजीआर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है क्योंकि रिसेंटली लिस्टेड है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल में काफी अच्छी हुई है, तो अडानी बिल्मार को शायद मैं एक बार बाय करने की सोच भी लूं, और खुद का पैसा भी एक बहुत अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है, तो इसको शायद मैं सोच भी लूं, वरना मैं सारी अडानी कंपनीज को नहीं सोचता। तो मतलब ऐसे सर, जब बिजनेस ही ग्रोइंग है, कंज्यूमेबल है, सब लोग उसे यूज करते हैं, आपके क्राइटेरिया में मैं शीला फोम की तरह इसे लेके चल रहा हूँ, तो हम इसे देख सकते हैं ना, इसे पतंजलि को? हाँ हाँ बिल्कुल, रुचि सोया इज अ ग्रेट ब्रांड नाउ। पहले रुचि सोया में काफी मैनिपुलेशन हुई है, लेकिन पतंजलि के एक्वायर करने के बाद से रुचि सोया इज अ गुड ब्रांड। और एक सर आपके उसमें था कि सरकारी कंपनियों को नहीं देखना चाहिए, जबकि 200 में आपके में कुछ सरकारी कंपनियां हैं, पीएफसी है, आरईसी है, इस तरीके की कुछ कंपनियां हैं। तो मैंने यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड की होगी इसलिए आ गई होगी। मतलब देखो, मैंने ये नहीं कहा कि सरकारी कंपनी से एकदम ही दूर रहो, रेक लिमिटेड, एनएमडीसी और पीएफसी भी है क्या, मतलब एटलीस्ट एनएमडीसी, रेक लिमिटेड और सेल, इन तीनों में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैंने कहा अगर बाकी स्ट्रेटेजीज में अपॉर्चुनिटी है तो हम गवर्नमेंट कंपनीज को अवॉइड करेंगे, क्योंकि अगेन उनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना है ही, इसलिए हम प्रायोरिटी पे बाकी कंपनीज को रखेंगे। बाय द वे मैंने क्वेरी डाल दी है, बहुत ही सिंपल सी क्वेरी है,
तो वो आप देख लेना। बाकी यार जोमेटो से हमें फर्क नहीं पड़ता हरीश जी, क्योंकि जोमेटो इज अ लॉस मेकिंग कंपनी, तो चाहे 50% ऊपर जाए नीचे जाए, वी डोंट केयर। अभी एक बार अगोफोस का देख लेता हूँ, एक सेकंड, क्या चीज है, मैंने स्टॉक का नाम नहीं सुना कभी। रमाकांत जी यही है क्या स्टॉक? आ तो नहीं रहा कुछ। अगोफोस, ओके स्पेस है, ठीक है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। यार मतलब सिर्फ 73 करोड़ का मार्केट कैप, कुछ ज्यादा ही छोटी कंपनी नहीं होगी ये? मतलब कुछ तो साइजेबल होना चाहिए। मतलब यार इतने 1-1, 2-2 करोड़ कमाने वाली कंपनी, मतलब यार समझो ना, हमें खुद 100 करोड़ से ऊपर कमाना है और ये कंपनी तो उतनी नहीं पहुंची अभी। तो मतलब पता नहीं, इस वजह से ही एक स्केप्टिकलनेस सी आएगी कि मैं डाउट में काफी ज्यादा। मिनिमम मार्केट कैप यार एटलीस्ट 500 करोड़ आप डाल लो क्राइटेरिया। कभी कभी उससे अच्छी कंपनीज में मिल जाती है, जैसे मैंने एक बार इन्वेस्टमेंट की थी एक कंपनी में, दैट इज मिर्जा इंटरनेशनल। मिर्जा इंटरनेशनल बहुत 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 ही प्यारी अपॉर्चुनिटी थी। मैंने 100 के अराउंड बाय करके 200 पे बेच दिया था। मैंने लास्ट ईयर दिवाली पे बाय किया था, ये रुक ही नहीं रहा। ये क्यों बेचा? देखो रिग्रेट होता है क्यों बेचा, लेकिन मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरा पैसा वो कहीं और लग गया। तो लास्ट ईयर दिवाली कब थी? अक्टूबर में थी ना? हाँ लगभग मैंने यहाँ नवंबर के अराउंड 71 कुछ पे बाय करके 200 के अराउंड मैंने इसको बेच दिया था। अब तो 300 से ऊपर चला गया है, नेक्स्ट लेवल हाई पे है, चिल है, जाने दो। तो मतलब ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेंगी। क्या ये ऊपर से डाउन था? बिल्कुल 67% डाउन ये भी था। सेम स्ट्रेटेजी, सेम स्ट्रेटेजी। एक सेकंड, इसका मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। मिर्जा इंटरनेशनल, यहाँ से ये 82% गिरा था और अर्निंग्स इसकी मेरे को ठीक ठाक लग रही थी, मेरे को बिजनेस वाइज भी ये काफी अच्छा लग रहा था। बाकी एक बार आपको दिखा देता हूँ इसकी अर्निंग्स। जब मैंने आइडेंटिफाई किया उसके बाद से इम्प्रूवमेंट कब आई है? आइडेंटिफाई मैंने यहाँ कहीं किया था, जुलाई के बाद ही, जुलाई 2020 के बाद। तो एक बार अगर मैं मिर्जा इंटरनेशनल पे जाऊँ और देखूँ तो जून में नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, यहाँ पे हल्की हल्की इंप्रूवमेंट आनी स्टार्ट हुई है। लेकिन जो पहले 70 करोड़ या 80 करोड़ के रिजल्ट थे, उससे बेटर रिजल्ट्स कब आए थे? वो आए थे दिसंबर 21 में। मतलब यहाँ पे मतलब मेरे को नॉर्मल इनफ इंप्रूवमेंट दिख रही थी कि जैसे सितंबर 21 में 27 करोड़ का प्रॉफिट आया, प्लस इसके साथ इसके फिक्स्ड एसेट में भी मेरे को इंप्रूवमेंट दिख रही थी। यस, इसके फिक्स्ड एसेट भी बढ़ रहे थे, तो क्लियरली कंपनी इज वर्किंग टू इंप्रूव इट प्रोडक्शन कैपेसिटी। कंपनी का CWIP भी बढ़ रहा है, कंपनी अपने फिक्स प्लांट्स भी लगाने की कोशिश कर रही है। मतलब यार सिर्फ एक या दो चीजों की वजह से कुछ नहीं होता है, कई सारे चीजें मिलके आपको एक अच्छा क्या कहते हैं वो देती हैं, अच्छी इन्वेस्टमेंट डिसीजन देती हैं। बाकी एक सेकंड, ये मैं बाय चांस स्टैंड अलोन देख रहा था, आई शुड लुक फॉर कंसोलिडेटेड। एक सेकंड जा, एक कंसोलिडेटेड में भी इसके फिक्स्ड एसेट लगातार बढ़ रहे थे, अर्निंग्स काफी अच्छी आनी शुरू हो गई थी इसकी, जहाँ पे 16 करोड़ 9 करोड़ एंड ऑल मेरे को ठीक ठाक लग रही थी। ये जैसे 27 करोड़ आई तो इसके बाद मैंने दिवाली पे इसको बाय कर लिया था। तो मतलब इसने भी अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये भी 67% गिरा हुआ था, और ये भी मतलब सेम स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग 1 साल से पहले पहले मेरे को प्रॉफिट 100% का मिल गया था, तो मैं एग्जिट कर गया था। दिवाली थी ऑलमोस्ट अक्टूबर 19, नवंबर 19 मैंने यहाँ दिवाली के अराउंड बाय किया था, यहाँ पे 1780 के अराउंड, और 200 के अराउंड मैंने इसको बेचा था यहाँ पे। स्ट्रेटेजी सेम, 67 का फंडा, तो इस तरीके से अच्छे स्टॉक लिस्ट में आ जाते हैं। हर्षित जी आपको कोई और क्वेश्चन भी है क्या? आपका हैंड रेज है? नहीं है ना, ओके। हाँ महेंद्र जी आप पूछिए।
हाँ सर, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि अभी ये 67 का फंडा जो है, इसमें लाइक हमारा जो इनिशियल 6 क्राइटेरिया जो है, ओके, तो वो जो क्राइटेरिया है लाइक नेट प्रॉफिट, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, आरओसी, डेब्ट टू इक्विटी, इसमें हमने कुछ कुछ स्टॉक्स में लाइक वेंकीज में पब्लिक होल्डिंग इज मोर देन 40%। अभी हमने एक स्टॉक देखा उसमें डेब्ट टू इक्विटी इज आल्सो लाइक मोर देन 40। तो ऐसे कौन से लाइक आउट ऑफ दिस 6 क्राइटेरिया है कि जो हम इग्नोर कर सकते हैं, इफ वी लाइक कैन सी दैट ग्रोथ इज गुड इन दैट कंपनी एंड 67 का फंडा लग रहा है? देखो, पब्लिक होल्डिंग को आप कुछ हद तक इग्नोर कर सकते हो। उसका रीजन है कि यार ऑपरेटर्स अपने आप आ जाएंगे बाय करने के लिए, नहीं भी होंगे ना, उन्हें भी दिखेगा कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो वो आ जाते हैं। तो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑपरेटर्स रहेंगे ही रहेंगे, कि हमेशा ही जो है एफआईज और डीआईज अच्छे से होने चाहिए। लेकिन मतलब देखो, मेन चीज का हमें जो ध्यान रखना है कि बिजनेस पास में अच्छा रहा और फ्यूचर में भी बिजनेस का प्रोस्पेक्ट और फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट में बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। तो हम डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ऊपर नहीं जाएंगे, वो तो मतलब है कि 1 से ऊपर डेट तो नहीं होना चाहिए। और पब्लिक होल्डिंग 35-40% तक इसको रिलैक्स किया जा सकता है। बाकी अगेन यार प्रेफरेंस के ऊपर है। जैसे पीएनबी और आईबुल हाउसिंग फाइनेंस और कौन सा था, रेपको फाइनेंस, उसमें ये होल्डिंग का इतना कुछ खास दिक्कत नहीं। अगर मैं आपको दिखाऊं, पीएनबी का तो खैर पता ही है, पीएनबी इज अ ग्रेट स्टॉक, नो डाउट। अभी खुलेगा भी नहीं। हाँ यार, मतलब देखो, क्राइटेरिया इतने ज्यादा रिलैक्स मत कर देना कि कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो 10 टाइम्स है और तुम उसमें भी इन्वेस्ट कर रहे हो। 1 तक चलता है, बट ऐसी एक बहुत ही प्यारी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए तो ही। अब पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में आप ये डेट टू इक्विटी रेशियो मत देखने लग जाना, वो भी गलत होगा, बिकॉज इट्स अ बैंकिंग कंपनी। एंड बाय द वे में पीएनबी जाता है। या इसमें रेट, आई होप मैं थोड़ा क्लैरिटी दे पाया हूँ महेंद्र जी। यस यस सर, क्लियर। हाँ सतन जी, आप पूछिए। हेलो सतन जी, आई हैव आस्क्ड टू अनम्यूट। हेलो हेलो या हेलो जी। हाँ सतन जी, मैं जी बोल रहा था कि जैसे मान लीजिए 100% पोटेंशियल, मतलब गिरने के बाद में जहाँ पे 100% पोटेंशियल है, उसके बाद में हम लोग वो खरीद सकते हैं ना, अपने बिल्कुल लिस्ट में ले सकते हैं, उसको बाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल उसके बाद जब उसके पहले जब क्वार्टरली रिजल्ट उसका अच्छा आना शुरू हो गया, बिल्कुल। तो आपने एक बताया ना कि कितना नेट प्रॉफिट से कितना परसेंटेज होना चाहिए, तो ही हम लोग उसको कंसिडर करेंगे। नहीं, तो कंसिडर करना ही करना है। अगर पिछले रिसेंटली 1 ईयर के प्रॉफिट के 50% से ज्यादा प्रॉफिट अभी जस्ट एक क्वार्टर में आया है, तो मतलब आप समझ रहे हो कि आगे आने वाले साल का जो भी प्रॉफिट है वो डबल होने वाला है पास का। वो उस सर मैंने एक क्वार्टर में नेट प्रॉफिट से 50% ज्यादा हो तो 80 नहीं 50 था वो, और हमेशा 50%। ऐसा नहीं देखना वही 50। हाँ, जी हमें जी। वो तो मतलब और एक एक तो, स्टार पॉइंट हो गया कि वो होगा तो बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन अगर वो नहीं भी होता है, बस जनरल इंप्रूवमेंट है या चीजें नॉर्मल हो गई हैं, तब हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। कि चीजें प्रॉफिट नॉर्मल हो गए हैं तो भी। जी ठीक है। और एक था वो जो बताया अभी डेट, मतलब मान लीजिए कंपनी में डेट बहुत ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, पहले कम था, उसके बाद में धीरे धीरे उसका डेट जो है इंक्रीज कर रहा है। कौन सी तो कंपनी में? इंक्रीज जो है मैक्सिमम 1 तक हम लोग रख सकते हैं ना उसका। मैक्सिमम 1 तक इसमें, हाँ। ठीक है, वही था। एक था स्किनर वाला, वो तो आपने बता दिया, स्किनर के थ्रू से निकाल सकते हैं उसका। और आपने जो कंपनीज वगैरह बताए हैं उसमें तो पीएनबी वगैरह जो है वो तो बैंकिंग सेक्टर है, वहां तो डेट देखने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। हाँ, डेट नहीं देखने, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू वेरी मच। या बाकी आप खुद कोशिश कीजिए कि लोन जो है कम से कम ही हो, क्योंकि यार जी अपॉर्चुनिटीज की जी कमी नहीं है मार्केट में। अपॉर्चुनिटीज पर ढूंढने वाले की निगाह चाहिए, बस वही बात है। तो आप बेटर से बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कीजिए। इसके अकॉर्डिंग भी 5-10 अपॉर्चुनिटी आएंगी, इवन ज्यादा आती हैं। तो जिन पे ज्यादा लोन है रिजेक्ट देम, जिनकी पब्लिक होल्डिंग अच्छी नहीं है रिजेक्ट देम, इट्स ओके। ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक। या हर्षित जी, आपका कोई और क्वेश्चन भी है क्या? आपका हैंड अभी भी रेज है।
सर जैसे आपने बताया कि स्टॉक हम ये आरएसआई के बेस पे भी देख सकते हैं, जो बिलो 30 हो तो फिर वो ऊपर से 67% के करीब हो सकता है नीचे हो। ऐसा किसने कहा कि आरएसआई बिलो 30 67% की करेक्शन को डिनोट करता है? काफी गुप्ता नीचे। जी आप कोई ड्रॉ मत कीजिए, आप कुछ स्क्रीन पे चला रहे हो, वो मेरी स्क्रीन पे भी दिख रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखिए। हाँ हाँ अर्षित जी आप बोलिए। काफी नीचे स्टॉक जो होते हैं वो कहते हैं ना कि आरएसआई 30 से नीचे वो अंडर वैल्यू वाले वो हो जाते हैं काफी नीचे। तो जो अच्छे स्टॉक आरएसआई 30 से नीचे आए हुए हो तो उन्हें हमें लेना चाहिए या नहीं, या 30 से बाद में क्रॉस करके वो 32 35 40 नहीं मेरी कोई भी स्ट्रेटेजी आपको ऐसा नहीं बोलेगी कि क्रॉस करके ऊपर जाए तो लो, वो तो बस कंपनी हैंडल और रिवर्स हेड एंड शोल्डर में है कि एक हरी कैंडल का मेरे को ब्रेकआउट चाहिए बस, बाकी इतना नहीं है। तो ये आरएसआई पे अगर देखो आरएसआई स्ट्रेटेजी हो गई या मेरी मूविंग एवरेज हो गई या कई लोग एमएसीडी भी यूज करते हैं, वो सारी स्ट्रेटेजीज मोटा मोटा मीन रिवर्जन के प्रिंसिपल पे वर्क कर रही होती है कि मीन रिवर्जन इसलिए स्टॉक का प्राइस कुछ चल रहा है, बहुत नीचे गिर गया, वापस ऊपर आएगा, तो आप आरएसआई को भी यूज कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है। दैट इज ऑल्सो जस्ट अ पार्ट ऑफ मीन रिवर्जन। और बट कीप इन माइंड की ग्रेट कंपनीज में ही काम करना, कोई ऐसी वैसी कंपनी में नहीं। और अभी जैसे आपने 67 में कोई रिसेंटली स्टॉक आया हुआ है सर जिसे हम स्टडी कर सकें, आपकी नोटिस में आया हो अभी 15-20 दिन महीना में आगे पीछे, कोई करंट में चल रहा हो या आसपास हो वहां इसके अकॉर्डिंग, इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग? हाँ जो आपकी है 67 वाली, उसमें करंटली कोई चल रहा हो या आने के उसमें हो या आपके ट्रैक पर हो? एक तो लक्स इंडस्ट्रीज है, एक वैभव ग्लोबल है। लक्स इंडस्ट्रीज में मतलब मैं बाइंग की रिकमेंडेशन दे चुका हूँ कि लक्स इंडस्ट्रीज इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। उसके अलावा वैभव ग्लोबल मेरी लिस्ट में एडेड है, उसके मैं बस क्वार्टरली रिजल्ट्स का वेट कर रहा हूँ, अगर ठीक ठाक आते हैं तो देख सकते हैं। बाकी आईबुल हाउसिंग फाइनेंस तो है ही, पीएनबी भी है ही, यूनियन बैंक भी है ही, और कौन सा है, कैनरा बैंक देखना पड़ेगा, लेकिन ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं। बाकी आप ढूंढो, आप मेरे को बताना कौन सी है। ठीक है सर, बहुत सारी हो गई तो बहुत हैं कंपनीज, अपॉर्चुनिटीज की कमी कभी नहीं रहती। जैसे वैभव ग्लोबल भी अगर मैं देखूं तो मैक्स पे सेट करूं तो 1000 से ऑलमोस्ट 300 पे आया हुआ है, 70% का फॉल। क्वार्टरली रिजल्ट्स में क्या फॉल थे? बिल्कुल थे। इसके क्या बिजनेस में इम्पैक्ट आया था? बिजनेस में कुछ बहुत खास इम्पैक्ट नहीं आया था, बस इसके प्रॉफिट में ही इम्पैक्ट आया था। प्रॉफिट में भी कुछ बहुत खास, एक सेकंड, रिसेंटली है ना ये फॉल, Jan 21, अच्छा रिसेंटली ही ये फॉल आई है। और इसके बिजनेस में मेरे को सेल्स तो देखो एवर ग्रोइंग है, सेल्स में इसकी कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। एक्सपेंसेस इसके हल्के से बड़े हैं, जो कि बेसिकली हो जाता है यार, कंपनी स्मॉल कैप है तो उसके एक्सपेंसेस ऑप्टिमाइज नहीं होते, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को कम करके दिखा दिया है मेरे को कि ठीक है कंपनी इंप्रूव कर लेगी फिर से। और नेट प्रॉफिट ओके इनफ आ गए हैं 20 करोड़, ऑल्दो ये कुछ बहुत खास नहीं है, लेकिन स्टिल आई डिसाइडेड कि ठीक है पहले जितने थे मतलब अच्छा खासा पोटेंशियल है, तो वैभव ग्लोबल में मैं बाइंग करने के सोच रहा हूँ, लेकिन एक और क्वार्टर के रिजल्ट्स का मैं वेट कर रहा हूँ। तो वैभव ग्लोबल भी बाई नहीं किया है मैंने, वेट कर रहा हूँ मैं कि ये 20 करोड़ से क्वार्टर से इंप्रूव होके आए, कुछ एटलीस्ट 40 करोड़ या 50 करोड़ के अराउंड का रिजल्ट आए, देन आई विल कंसिडर इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी। रिटेल स्पेस, ज्वेलरी एंड स्पेस में है ये। ठीक है अर्षित जी? ठीक है सर। या हाँ संदीप जी पूछिए। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने जो 10 पॉइंट्स दिए है ना, बिल्कुल उसमें से काफी क्लियर है, लेकिन अभी ये कैसे पता चलेगा सर? आपने एक सेकंड पॉइंट दिया, देखिए रीजन फॉर फॉल, तो वो कैसे पता चलेगा हम लोग को कि किस वजह से वो फॉल हुआ है? ढूंढो ना। देखो तीन रीजन मैंने मेंशन किए, या तो फॉर नो रीजन सेंटीमेंट खराब हो गए, या फाइनेंशियल्स खराब हो गए, या बिजनेस खराब हो गया। बिजनेस खराब होने की डेफिनेशन सेल्स कम हो गई, वैभव ग्लोबल की सेल कम नहीं हुई है तो बिजनेस खराब नहीं हुए, लेकिन प्राइस नीचे आया मतलब टेक्निकल तो खराब हुए। प्राइस का नीचे आना मतलब टेक्निकल खराब हुए, सेंटीमेंट खराब हुए, लोगों को डर लगा। किस वजह से लगा? क्योंकि इसका प्रॉफिट कम हो गया। जो प्रॉफिट इसका यहाँ पे जैसे 200 करोड़ 240 करोड़ तक पहुंचा था ईयरली, वो अचानक से क्वार्टरली प्रॉफिट आता है 27 करोड़। लोग डर गए काफी ज्यादा। अब इसका रीजन में जाने के लिए आपको डिटेल में जाके देखना पड़ेगा कि यहाँ पे एक्सपेंसेस इतने ज्यादा क्यों बढ़े हैं। और या तो आप देख लो या ये समझ लो, अगर एक्सपेंसेस ऑप्टिमाइज हो जाए ना, ऑप्टिमाइजेशन एक्सपेंसेस फ्यूचर में वापस से कम हो जाए, सेल्स के ना कम होते हुए,
तो चलेगा। मोटा मोटा मेरे को चाहिए कि इसके प्रॉफिट अगर फिर से इंप्रूव हो जाते हैं और तब अगर ऑल टाइम हाई तक एटलीस्ट 100% का पोटेंशियल रहता है तो मैं बाय कर सकता हूँ। ओके ओके, ठीक है, गॉट इट सर, गॉट इट। बिजनेस का खराब होना मतलब सेल्स नहीं हो रही है, फाइनेंशियल का खराब होना एक तरीके से मैं कह रहा हूँ कि प्रॉफिट ग्रो नहीं कर रहे हैं या प्रॉफिट गिर गए हैं, और टेक्निकल मतलब चार्ट तो गिर ही गया। बस ये आप ध्यान रखिए मोटा मोटा। और रीजन के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मैं अभी नहीं करके दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन आपको यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसकी पूरी जो है स्टेटमेंट खुल जाएगी क्वार्टरली रिजल्ट्स की, कि इतने बेकार क्वार्टरली रिजल्ट्स क्यों आए हैं। तो जैसे अगर ये खुलती है, नहीं खुल रही, जब खुलेगी खुल जाएगी, तो उसमें जाके हम देख सकते हैं कि एक्सपेंसेस सडनली इतने ज्यादा क्यों बढ़े। अगर मैं एक्सपेंस जाके यहाँ पे रीड करना चाहूँ, इन केस ढूंढने की अगर मैं कोशिश करूँ, या वैभव ग्लोबल मार्च 2022, ओके, रेवेन्यू में भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है। एक्सपेंसेस अगर मैं देखूं तो एक्सपेंसेस में चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, तो जो भी फिनिश गुड इनके पहले से रखे हुए थे वो इन्हें या तो एक्स्ट्रा फेंकने पड़े हैं या कुछ तो हुआ है, मतलब इसमें डिटेल में जाने की जरूरत है। अभी विद इन 1 मिनट या 2 मिनट बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इनके एक्सपेंसेस जो है यहाँ पे, सेकंड में कुछ गलत देख रहा हूँ क्या, क्वार्टरली एंडेड 68 66 कम क्यों आ रहा है, अच्छा 66 647, ओके ठीक है। बस इनकी सेल्स इंपैक्ट हुई है फिर, मतलब क्वार्टरली बेसिस पे, जहाँ पे हाँ सेल्स पे मेन इम्पैक्ट आया है जिसकी वजह से, और एक्सपेंसिव भी थोड़े से तो बढ़े ही, तो वो देखना पड़ेगा। जैसे ही वो इम्पैक्ट खत्म हो जाता है हम इसमें बाइंग का डिसीजन ले सकते हैं। ओके, मतलब उसका सर फाइनेंशियल देखने का है ना, मतलब जैसे कि बिजनेस खराब हो रहा है या फिर फाइनेंशियल में इश्यू है या फिर उसका टेक्निकल मतलब कुछ हुआ है, प्राइस वगैरह डाउन हुआ है वगैरह वो सब। हाँ, प्राइस डाउन होने के बाद हमें फाइनेंशियल पे देखना है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपकी स्क्रीनर के देख के, स्क्रीनर के यहाँ इन सब वैल्यूज को समझ के होगी। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपकी सिर्फ यहाँ से नहीं हो रही है, चार्ट से नहीं हो रही है। स्टॉक सस्ता हो गया ये आपको पता है, सस्ता क्यों हुआ, वो रीजन कब खत्म होंगे, जब वापस चीजें अच्छी आने लगेंगी। जैसे ही वापस चीजें अच्छी आने लग जाए या चीजें आ जाए, तब देखना है एटलीस्ट 100% का पोटेंशियल है तो हम खरीद सकते हैं, वरना नहीं। ओके, ठीक है, गॉट इट सर, गॉट इट, थैंक यू। हर्षित जी आपको कोई और क्वेश्चन भी है क्या? आपका हैंड रेज है अभी भी। नो सर। ओके ओके, थैंक यू। या वेलकम। ठीक है यार, तो आई नो आज के सेशन में काफी ज्यादा डाउट्स हो सकते हैं, पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हो, और ये सेशन एक बार अच्छे से फिर से देखना। अभी 9 बज गया तो आज के लिए चलता हूँ। ये स्ट्रेटेजी कंप्लीट नहीं हुई है, हमने अभी सिर्फ एक ही केस को स्टडी किया है जब कंपनी के बिजनेस, टेक्निकल, फाइनेंशियल तीनों खराब होते हैं। अभी वो केसेस बाकी है जब सिर्फ फाइनेंशियल खराब हो जाता है फॉर नो रीजन, जब सिर्फ कंपनी का चार्ट गिर जाता है फॉर नो रीजन। हम उसको भी देखेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, वैसे भी हम कई सारी चीजों को स्टडी करेंगे। लेकिन थैंक यू निशांत, थैंक यू सो मच। तो ठीक है, अच्छे से समझना। और यार ये स्ट्रेटेजी ना बहुत पैसा कमा के देगी, बस डिसिप्लिन चाहिए लाइफ में, दैट्स इट। ठीक है, सो आई विल सी यू टुमारो। नहीं, कल शायद मैं बिजी हूँ, शायद नेक्स्ट क्लास सैटरडे या संडे को होगी, वो एक बार मैं आपको कंफर्म कर दूंगा ग्रुप पे। ठीक है, आई विल कंफर्म दैट ऑन ग्रुप। ओके गाइस, गुड नाइट, बाय बाय। फ्यूचर यूनिवर्सिटी मानसी आपने ज्वाइन किया है क्या? आप क्लास बंद कर सकते हो, मानसी या द फ्यूचर यूनिवर्सिटी से जिसने भी ज्वाइन किया है। सॉरी आई फॉरगॉट योर नेम।